ब्रेन आदम ने एक मातियत को बुलाकर बंदर आदमी के बारे में मालूमात फराहम करने का हुक्म सादिर किया। फिर उसके जाने के बाद बोला, सारा यकीन दिला रही है कि कल तक हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। खुदा करे ऐसा हो जाए। हमें ये मालूम करना चाहिए कि आदिल के अलावा बंदर आदमी के और कितने दोस्त हैं। एक अफसर ने कहा, सारा और हीरो तनहा रहते तो जल्दी हमारे सामने घुटने टेक देते। उस अक्स मुंतकिल करने वाली तकनीक ने हीरो के लिए बहुत सी सहूलतें फराहम कर दी हैं। एक आला अफसर ने कहा, वो कहती है कल तक हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सवाल यह पैदा होता है कि वो हमारी परेशानियां कैसे ख़त्म करेगी। क्या वो कैप्सूल वापस कर देगी? शायद वापस कर दे, नामुमकिन है। वो दोनों जानते हैं कि कैप्सूल उनके हाथों से निकलेगा तो हम उन्हें कुत्तों की मौत मारेंगे। हो सकता है वो दोनों तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का कोई और रास्ता ढूंढ निकालें, फिर इस तरह महफूज रहकर कैप्सूल वापस कर दें। बहरहाल कल तक इंतज़ार करना होगा। ऊँट किसी करवट बैठने के आसार पैदा हो गए हैं। ब्रेन आदम ने कहा, हम कल से जाग रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए सोना चाहिए। शाम 5 बजे मुलाकात होगी। वो उस कमरे से उठ गई जिस इमारत में इंटेलिजेंस के दफातर थे। उसके एक कमरे में सोने चले गए। एक्सरेमैन मार्टन ने ब्रेन आदम और ब्लैक आदम के दिमागों को ख्याल ख्वानी के जरिए सुलाया। परेशानियों का इतना हजूम था कि वो ख्याल ख्वानी की लोरी के बगैर सो नहीं सकते थे। फिर एक्सरे मैन भी सोने चला गया। मैं अक्स की सूरत में सारा और हीरो के साथ बैठा हुआ था। वहाँ कॉफ़ी का दौर चल रहा था। सारा, हीरो, ऐना और आदिल कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। पहले वो पीना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं और लैला अक्स की सूरत में थे। उनकी पेश की हुई कॉफ़ी की प्याली को पकड़ सकते थे और ना पी सकते थे। सारा ने कहा, यह अच्छा नहीं लगेगा कि हम पीते रहें और आप मुंह देखते रहें। लैला ने अपनी जगह से उठकर कहा, हम मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारे साथ पियेंगे। मैं इधर और तुम उधर, कॉफ़ी तैयार करो। यूं हम सब गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए पूछा, कैप्सूल का क्या बनेगा? आदिल ने कहा, यार हीरो, खाते पीते वक्त कंप्यूटर को मुआफ रखा करो। उसके कंप्यूटर ने कहा, मेरे अंदर बेचैनी है, मैं अपनी सारा के करीब मौत लिए फिर रहा हूँ। मैंने कहा, हमें एहसास है, हम तुम्हारी दिली कैफियत को समझ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि आज ही रात को ये कैप्सूल हम सबसे दूर होकर कहीं समुंदर में गर्क हो जाए या इसे नकारा बना दिया जाए। इसे नाकारा बना देना ज़्यादा मुनासिब होगा। हमारी यही कोशिश होगी। अब हम जा रहे हैं, शाम को फिर यहाँ आएंगे। अच्छा, सो फार, खुदा हाफिज़। लैला ने उठकर कैमरे और लाइट्स को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हमारा अक्स उनके दरमियान से गायब हो गया। मैंने लैला से कहा, जनाब तबरेज़ी साहब के पास जाओ और उस कैप्सूल के मुतल्लिक उन्हें बताओ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उनके पास आई। फिर उन्हें कैप्सूल के बारे में तमाम वाक़यात तफसील से सुनाने लगी। उन्होंने कहा, इंसान ताकत के घुमंड में फ़िरौन बन जाता है, इंसानों के खिलाफ ऐसे तबाहकुन हथियार बनाता है। वो कैप्सूल यहाँ भी आएगा तो इसके फट जाने का खतरा रहेगा। दुनिया के किसी हिस्से में इसे ले जाओ, तबाही लाजमी होगी। लैला ने पूछा, फिर क्या किया जाए? हमारे इदारे से माहिरीन जाएंगे और इस कैप्सूल को नाकारा बना देंगे। मैं आज ही उन्हें रवाना कर रहा हूँ। मैं एक नकली कैप्सूल तैयार करने के मुतल्लिक सोच रहा था। लैला ने आकर कहा, हमारे इदारे से माहिरीन आ रहे हैं, शायद कल सुबह तक पहुँच जाएं। वो कैप्सूल बम को नाकारा बना देंगे। मैंने कहा, कैप्सूल बम किसी भी मुल्क में पहुँचेगा तो तबाही फैलेगी। उसे वाकई नाकारा बना देना चाहिए। अब क्या प्लानिंग है? क्या हीरो के पास नकली कैप्सूल रहेगा? मेरे ख्याल में नकली कैप्सूल की ज़रूरत नहीं होगी। यहूदी काबरीन पूछेंगे कि वो कैप्सूल कहाँ है। उनसे कहा जाएगा कि उसे एक महफूज जगह छुपा कर रखा गया है। अब हीरो तनहा नहीं रहा। यहूदी यही सोचेंगे कि आदिल ने या हीरो के दूसरे नामालूम साथियों ने उस कैप्सूल को छुपा कर रखा है। अगर सारा और हीरो को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उस कैप्सूल को मंजरेआम पर लाकर उसे ब्लास्ट किया जाएगा। शाम ही से टीवी स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। अखबारात ने उसकी तस्वीर के साथ खसूसी ज़मीन में शाया किए। इस बंदर आदमी को इंसान दोस्त की हैसियत से पेश किया गया ताकि लोग उसे दरिंदा समझकर खौफजदा ना हो। 7 बजे हीरो का इंटरव्यू पेश किया गया। पूरे शहर ने अपने घरों में बैठकर एक बंदर इंसान को कंप्यूटर के जरिए सवालात के जवाबात देते हुए देखा। 8 बजते ही लोग घरों से बाहर आ गए और इंतजार करने लगे कि वो बंदर आदमी किस यारा पर या किस तफरीका में नजर आएगा। ठीक 8 बजे सारा अपनी कोठी के दरवाजे से बाहर आई। पहरा देने वाले सिपाहियों और उनके अफसरान ने उनके साथ हीरो को देखा। फिर एक अफसर ने एक फ़ोन के जरिए अपने बड़ों को इतला भेजी, सर, सारा और हीरो कोठी से बाहर आए हैं और अब कार में बैठकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या हीरो खुद सारा के साथ ही या सिर्फ उसका अक्स है? सर, वो सचमुच लगता है, लेकिन जब वो एक लाइट के सामने से गुजरा और वो लाइट उसके पीछे हुई तो वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया। वह हीरो का अक्स है जनाब। इसका मतलब है कि असल हीरो कोठी के अंदर मौजूद है, सिर्फ सारा बाहर गई है। जी हाँ, सारा के वो 2 मेहमान भी हीरो के साथ कोठी के अंदर हैं। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नहीं, ऐसी गलती ना करना। पहले ही मालूम होना चाहिए कि कैप्सूल सारा के पास है या हीरो के पास। सारा कार ड्राइव करती हुई अहाते से बाहर आई तो उसके आगे मुसल्लह फौजियों की 6 गाड़ियां चलने लगीं। हीरो का अक्स कार के अंदर से निकलकर छत पर खड़ा हो गया। शहर के हर इलाके और हर सड़क पर इंसानों का मेला सा लगा हुआ था। जब उन्हें हीरो नजर आया तो वो सब कार के आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ने लगे। सारा ने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। फौज का एक अफसर मेगाफोन के जरिए लोगों से कह रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसी तरह भगदड़ जारी रखेंगे तो एक दूसरे को कुचलते जाएंगे।
हीरो कार की छत पर है, आप इसे दूर से भी देख सकते हैं। समझाने के बावजूद लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए और उन्हें गिराते और रौंदते हुए करीब आकर हीरो को देखना चाहते थे। फौजी मजबूर होकर हवाई फायर करने लगे। इस तरह कुछ लोग डर कर भाग गए और कुछ सहम कर खड़े हो गए। फिर भी भीड़ कम ना हुई। एक्सरे मैन और तमाम आदम ब्रदर्स को एक एक पल की रिपोर्ट मिल रही थी कि लोग किस तरह बावले होकर हीरो को देखने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अचानक एक्सरे मैन को एक तदबीर सूझी। उसने ब्रेन आदम से कहा, यह सारा को ट्रैप करने का अच्छा मौका है। लोगों पर आंसू गैस छोड़ने का हुक्म दो। सारा की कार की खिड़की के करीब ज़्यादा मिकदार में गैस छोड़ी जाए। वो जैसे ही मुतासिर हो टेरी से कहो उसके दिमाग पर कब्जा जमा ले। मैं भी उसके अंदर पहुंच जाऊंगा। ब्रेन आदम ने फौरन हदायत पर अमल किया। उस फौजी अफसर से रब्ता किया जो सारा के पीछे वाली गाड़ी में था। फिर उसे हुक्म दिया कि भीड़ लगाने वालों पर टीयर शेल की शूटिंग की जाए। सारा की खिड़की के करीब गैस की मिकदार ज़्यादा छोड़ी जाए। आंसू गैस की शेलिंग होने लगी। फौजी अफसर ने ब्रेन आदम से कहा, सर, सारा ने कार की खिड़कियों के शीशे चढ़ा लिए हैं। शायद ये गैस कार के अंदर ना पहुंची हो। ब्रेन आदम ने टैरी से कहा, जाओ और देखो, शायद उसके अंदर जगह मिल जाए। टैरी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर सारा के अंदर पहुंच गया। वो किसी कमज़ोरी में मुब्तला नहीं थी। टैरी को इसलिए जगह मिल गई कि लैला पहले ही वहाँ थी और वह थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर बोला, हेलो सारा, तुमने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग आंसू गैस से मुतासिर हुआ है। सारा ने पूछा, क्या मैं दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला नजर आ रही हूँ? नहीं, तुम नॉर्मल हो, लेकिन क्या बात है कि मुझे अपने अंदर मौजूद पाकर भी सांस नहीं रोक रही हो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह देख लो कि तुम लोगों का आंसू गैस वाला हरबा नाकाम हो गया। अव्वल तो खिड़की के शीशे चढ़े हुए हैं, दूसरी ये कि मैंने एहतियातन अपने मुंह पर एक चुटकी नमक रख लिया है। गैस किसी तरह अंदर आएगी तो मुझ पर असर नहीं करेगी। लैला ने कहा, सारा, मैं जा रही हूँ, तुम सांस रोककर इस कुत्ते को भगाओ। दूसरे लम्हे में उसने सांस रोक ली। टैरी आदम दिमागी तौर पर हाजिर होकर झुंझलाने लगा क्योंकि उसे कुत्ता कहा गया था और सारा ने हुश कहकर सांस रोकी थी। फिर वो ब्रेन आदम के पास आकर बोला, बिग ब्रदर, वो नॉर्मल है, उस पर आंसू गैस का असर नहीं हुआ है। उसके अंदर कोई ख्याल ख्वानी करने वाली थी। उस कुतिया ने मुझे कुत्ता कहा है, एक बार मुझे मिल जाए तो। ब्रेन आदम ने सख्त लहजे में कहा, ब्रदर टैरी, गुस्सा और जज्बात से परहेज करो, अकल से काम लो, उसकी कोई और कमजोरी तलाश करो। टैरी चला गया। एक्सरे मैन मार्टर ने कहा, मिस्टर ब्रेन, मैं भी इस वक्त सारा के अंदर था। मैंने भी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले की आवाज़ सुनी है। यह हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है कि सारा और हीरो ऐसे लोगों को दोस्त बना चुके हैं जो टेलीपैथी भी जानते हैं। मैं सोच रहा हूँ वो कौन हो सकती है। सर, वो जो भी होगी किसी सुपर पावर या किसी दुश्मन तंजीम की आलाकार होगी। ये वाकई तशवीश की बात है कि वो कैप्सूल हमारे किसी बड़े दुश्मन के हाथ लगने वाला है। तुम सारा से रब्ता करो, उसे समझाओ कि वो दुश्मनों के हाथों में खिलौना न बने। ब्रेन आदम फ़ोन के जरिए रब्ता करने लगा। तिलबैब की सबसे बड़ी शाहरा में लोगों का हजूम ऐसा था कि दूर तक इंसानों के सारे ही सर नजर आ रही थी। आंसू गैस की शैलिंग के बाद लोग दूर चले गए। हीरो छत पर खड़ा हुआ वहां से आगे जा रहा था। आगे लोगों की फिर भीड़ लग रही थी। सारा ने मोबाइल फ़ोन पर इशारा पाकर उसे ऑन किया, फिर पूछा, हेलो, कौन? मैं ब्रेन बोल रहा हूँ। तुमने ख्वामखा अपना नाम ब्रेन रखा। तुम्हारी खोपड़ी में ब्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर मैं हीरो को यह बता दूं कि आंसू गैस की शैलिंग लोगों को भगाने के लिए नहीं, मेरे दिमाग पर कब्जा करने के लिए थी, तो जानते हो वो क्या करेगा? क्यों भूल रहे हो कि कैप्सूल उसके मुंह के अंदर रहता है? तुम देख रही हो कि लोग किस तरह फौजियों के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने मजबूर होकर शैलिंग की है। हमारे खुलूस पर शुबा ना करो। हमारा ख्याल ख्वानी करने वाला अभी तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था। अब तुम क्या मालूम करने आए हो? क्या तुम यकीन करोगी कि अब हमें कैप्सूल से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है? यह नई फिक्र क्यों लायक हो गई? यह देखकर कि तुम किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले गिरोह के हत्थे चढ़ गई हो, अपने मुल्क के अहम राज उनके हवाले कर रही हो। यह तुम्हारा अपना ख्याल है, वरना वो कैप्सूल अभी तक हीरो के पास है और आइंदा भी रहेगा। हमारे इत्मीनान के लिए इतना बता दो कि कल हमें किस तरह परेशानियों से निजात दिलाओगी। मुझे अफसोस है मैं कल से पहले कुछ नहीं बता सकूंगी। क्या तुम्हारे इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं कि मेरे साथ जो टेलीपैथी जानने वाले हैं वह मेरे मुल्क और कौम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे? इस कैप्सूल के जरिए कोई हमारे यहूदी काबरीन को ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोगों को निहायत इत्मीनान से कल तक सोते रहना चाहिए। तुम्हारी इस बात से इनकार नहीं कि वाकई हमें और हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन हम सियासत को खूब समझते हैं। दुश्मन मीठा जहर बनकर रगों में उतरते हैं और खबर नहीं होती कि जहर दिया जा रहा है। जब जहर अचानक असर करता है तब समझ में आता है कि मीठा जहर क्या होता है। अभी मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। कल तक के लिए इस बहस को उठा रखो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। एक बहुत बड़े नाइट क्लब के सामने कार रुक दी। दूसरी फौजी गाड़ियां भी रुक गईं। मुसल्ला जवान लोगों को दूर हटा रहे थे। सारा कार से बाहर आई। हीरो छत से उतर आया। उसके साथ चलता हुआ क्लब के दरवाजे पर आया। वह दरवाज़ा सिर्फ अमीर कबीर मेंबरान के लिए खुलता था। सारा के साथ फौजियों को देखकर दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर वसीओरीज फ्लोर था। एक तरफ बार था, उससे कुछ फासला पर स्टेज बना हुआ था। एक जानिब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जहां तेज़ रोशनी में हसीन औरतें मुख्तसर सा लिबास पहने बुलंदी से पानी में छलांगे लगा रही थीं और जल परियों की तरह तैर रही थी। हीरो को देखते ही सब पर सख्ता सा तारी हो गया। ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ को ब्रेक लग गई।
स्टेज पर रक्स करने वाले हसीन जोड़े एकदम से साकित हो गए। पूल के शफाफ पानी में तैरने वाली जलपरियां किनारे आकर हैरत से इस अजूबे को देखने लगीं। शराब पीने वालों के जाम उनके हाथों में ही रह गए, लबों तक नहीं आए। वहां का तमाम मुतहर्रिक मंजर साकित होकर रह गया। हीरो का अक्स सारा के साथ स्टेज पर आया। फिर सारा ने माइक के सामने आकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक अजूबा है। हमारे सरप्राइज विजिट ने आप लोगों को हैरानो परेशान कर दिया है। बेशक हैरानी की बात है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरा साथी, मेरा हीरो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मेरा, आपका और आप सबका दोस्त है। वो सब डरते डरते करीब आकर उसे देखने लगे। हीरो हाथ हिलाकर उन्हें विश कर रहा था। एक शख्स ने कहा, आज तुमने इसे टीवी पर देखा है? ये कंप्यूटर के जरिए जवाब दे रहा था। क्या हमारे सवालों का जवाब दे सकता है? हीरो कोठी के अंदर टीवी के स्क्रीन पर उस क्लब का मंजर देख रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था। उसने गले से लटके हुए कंप्यूटर को ऑपरेट किया। तहरीर उभरने लगी। क्लब के लोगों ने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, सवाल करो। एक ने पूछा, क्या तुम पैदाइशिया से हो? स्क्रीन पर जवाब उभरा, मैं इस सवाल का जवाब टीवी इंटरव्यू में दे चुका हूं। दूसरे ने सवाल किया, तुम खुद को बंदर समझते हो या इंसान? कंप्यूटर ने कहा, हम सब जिस्मानी तौर पर इंसान हैं, लेकिन आदतों और खसलतों में बंदर हैं। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर छलांगे लगाना बंदर की फितरत है। यह जलपरियां और इनके मर्द अभी स्विमिंग पूल में यही कर रहे थे। बंदर कभी एक जगह चैन से नहीं रहता, इधर से उधर उछलता और थिरकता रहता है। अभी हसीन जोड़े स्टेज पर यही कर रहे थे और इसे रक्स का नाम दे रहे थे। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक हमने बंदर की हर आदत को मुहज्जब रंग देकर उसे इंसानी तहजीब बनाया। एक ने पूछा, क्या तुम हमारी इंसल्ट करने आए हो? जवाब सीधा और सच्चा होगा तो पत्थर की तरह लगेगा। पत्थर खाने की आदत ना हो तो सोच समझकर सवाल करो। एक ने सवाल किया, तुम अक्स बनकर आए हो, यूं लगता है तुमने चेहरे पर बंदर का मास्क पहना है और पीछे दुम लगाई है और यहाँ दिलचस्प तमाशा करने आए हो। मैं तमाशा नहीं हूँ और यह बंदर का बहरूप नहीं है। वैसे तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसे अक्स को देखकर यही शुबा करता। मैं शायद कल तक सचमुच तुम लोगों के दरमियान आऊंगा। अभी खुद को मुतारिफ करने और दोस्ती करने के लिए अक्स की सूरत में आया हूँ। क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? क्या मुझे इंसानी मुआशरे में कबूल किया जा सकता है? सभी एक साथ कहने लगे। किसी ने कहा, बेशक तुम्हें कबूल किया जाएगा। दूसरे ने कहा, तुम्हारे अंदर आधा हैवान है, जबकि हम इंसानों के अंदर पूरा हैवान छुपा रहता है। मेरा ख्याल है तुम इंसानों से कम खतरनाक हो। तीसरे ने कहा, तुम्हें हमारे मुल्क में ज़रूर रहना चाहिए। तुम दुनिया का 8वां अजूबा हो। दुनिया के हर मुल्क से लोग तुम्हें देखने आया करेंगे। हमारी हुकूमत बेहिसाब ज़र मुबादला कमाएगी। एक औरत ने पूछा, इस हसीन दोशीज़ा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हीरो ने सारा को मुस्कुराकर देखा। फिर स्क्रीन पर जवाब उभरा, इससे मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है। आइंदा इस दवाजे रिश्ता कायम हो सकता है। किसी ने कहा, लंगूर के पहलू में हूर, खुदा की कुदरत। सारा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि लंगूर तुम्हें नजर आ रहा है। मैंने अब तक की जिंदगी इंसान नुमा दरिंदों में गुजारी है, इसलिए मेरे ये साथी मुझे मुकम्मल इंसान नजर आते हैं। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, बंदरों की आदत है कि दूसरों पर खिखियाते, दांत नकूसते और आंखें दिखाते हैं। ऐसे बंदर दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर राहत महसूस करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे अंदर के बंदर को ना जगाओ। यह जाग गया तो तुम में से कोई यहाँ नजर नहीं आएगा। एक शख्स ने स्टेज पर आकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, जिसे आप जानवर समझते हैं वो एक मुहज्जब इंसान की तरह गुफ्तगू कर रहा है और आप इंसान होकर अपनी बातों से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यह शख्स आपका मेहमान है, हमारे क्लब में पहली बार आया है। क्या आप इसे वेलकम नहीं करेंगे? मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे? एक ने कहा, ज़रूर करेंगे, हम सब की तरफ से दावत है, यहाँ की शराब और खाना हाजिर है। सारे ने कहा, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हीरो का अक्स खाने पीने की किसी चीज़ को छू नहीं सकेगा और मैं मोहतात रहने पर मजबूर हूँ। सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में खाती हूँ। मुझे अफसोस है, मैं यहाँ एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँगी। वह स्टेज से उतर कर जाने लगी। औरतें उनसे पूछ रही थीं, क्या वो जा रही है? अगर जा रही है तो क्या दोबारा आएगी? और क्या आइंदा हीरो गोश्त पोस्ट के बदन के साथ आएगा? वह तमाम सवालात के मुख्तसर से जवाबात देती हुई बाहर अपनी कार में आकर बैठ गई। लैला उसके पास आती जाती रहती थी। उसने कहा, इतनी जल्दी वापस ना आओ, समुद्र के साहिल पर जाकर 1 घंटा गुजारो, फिर आओ। हमने सारों को सैर तफरीह में इसलिए लगाया था कि यहूदी खुफिया तंजीम और वहाँ की इंतज़ामिया की सारी तवज्जो उस पर रहे और कोठी के अतराफ सिर्फ चंद निगरानी करने वाले रह जाएं। मैंने कोठी के चारों तरफ घूम फिर कर देख लिया। अहाते के बाहर एक फ़ौजी गाड़ी खड़ी थी। अहाते के अंदर जो फ़ौजी अफसर था वो योगा का माहिर नहीं था, अब उसकी ड्यूटी बदलने वाली थी। वहाँ दूसरा अफसर आने वाला था, हमें उसी का इंतज़ार था। इसीलिए लैला ने सारा से कहा था कि वो कुछ और वक्त समुद्र के किनारे गुजारे। जब 11 बजने में 5 मिनट रह गए तो मैंने आदिल से कहा, वो कैप्सूल बाहर ले आओ। दरवाजे पर जो सिक्योरिटी अफसर है उसे उसके हवाले कर दो। फिर मैं उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दरवाजे के पास ले आया। आदिल ने दरवाज़ा खोलकर वो कैप्सूल अफसर की जेब में रखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ठीक 11 बजे दूसरा अफसर आ गया, ड्यूटी बदल गई। मेरा अहलकार अफसर अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ अहाते के बाहर आया, फिर मेरी मर्जी के मुताबिक एक सिमत चलने लगा। मैं वहाँ से निसफ किलोमीटर के फासले पर अपनी कार में बैठा हुआ था। वो ड्राइव करता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर शीशे की डिब्बियाँ निकाली, फिर कार की खिड़की से हाथ निकालकर उसे मेरी तरफ बढ़ाया।
मैंने अपनी कार की खिड़की से हाथ बढ़ाकर ले लिया। इसके बाद वो ड्राइव करता हुआ आगे चला गया। पारस सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। शीतारा सुबह होने से पहले ही बड़े प्यार से रुखसत हो गई थी। उसके जाने के बाद भी प्यार से गुजारी हुई 2 रातों का नशा उस पर तारी रहा, इसलिए वो देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसने शीतारा से कहा था, यहां से दिल्ली वापस ना जाओ, कम से कम 2 दिनों के लिए किसी दूसरे शहर चली जाओ। शीतारा ने पूछा, मुझे दिल्ली जाने से क्यों मना कर रहे हो? वहां पाशा तुम्हारी ताक में होगा। मगर तुमने तो उसकी बीवी मरियम का हवाला देकर उसे मेरी कोठी से भगा दिया है। हाँ, कोठी से भगा दिया है, दिल्ली शहर से नहीं भगाया। वो कहीं छुप कर रहेगा। जैसा कि तुमने बताया है कि वो पूजा का दीवाना है, तो फिर समझ लो उस हसीना को हासिल करने के लिए अचानक ही कहीं से आकर तुम्हारी गर्दन दबोच लेगा। ये पाशा तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है, मैं क्या करूं? मैं इस मुसीबत को दिल्ली से बाहर भगा दूंगा। आज रात वहां जाऊंगा, इसलिए कहता हूं तुम वहां ना जाओ। नहीं जाऊंगी। वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान किस चक्कर में आयो? जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने हदायत दी थी कि वो 2 चश्मी हीरे तुम्हें दे दूं। दूसरी हदायत यह है कि पाशा की निगरानी करूं और उसे यहाँ के शुमाली इलाके में ना रहने दूं। क्या इतने मामूली से काम के लिए आयो? यह मामूली काम होता तो जनाब तबरेज़ी साहब मुझे यहाँ ना भेजते। मालूम होता है मेरे देश के खिलाफ कोई सियासी चाल चलने या कोई बड़ा हाथ मारने आए हो और मुझसे छुपा रहे हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, यकीन करना चाहो तो कर लो। जनाब तबरेज़ी साहब ने मुझे अंधेरे में रखा है और हम में से कोई उनसे सवाल नहीं करता। वो जो हदायत देते हैं हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अमल के दौरान मालूम होता रहता है कि हम कितने संगीन मामलात में उलझते जा रहे हैं और खुद को मकड़ी के जाल से निकालते जा रहे हैं। मैं तुमसे रब्ता करती रहूंगी, वादा करो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। मुझे बताते रहोगे कि यहाँ क्या कर रहे हो। जब मैं वादा करता हूँ तो ज़रूर पूरा करता हूँ, इसलिए वादा नहीं करूँगा। यानी कोई ऐसा अहम मामला मेरे देश के खिलाफ है जिसका जिक्र करोगे तो मैं रास्ते की रुकावट बन जाऊंगी। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी जान, मैं चाहूँगा कि तुम रुकावट बनने के ही बहाने मेरे पास आती जाती रहो। तो फिर इसी बहाने बता दो, मैं आती जाती रहूंगी। तुम बारहा आजमा चुकी हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इससे ज़्यादा सच क्या होगा कि मुझे सच मालूम होता तो मैं साफ कह देता कि बाबा साहब की दाढ़ी का मामला है, मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर साफ कह दो कि मुझे गैर समझते हो बल्कि दुश्मन समझते हो और यहाँ मेरे मुल्क से दुश्मनी करने आए हो। अगर दुश्मन समझता तो क्या तुम मेरे साथ होती? खिड़की से बाहर ना फेंक देता। 2 रातें गुजार चुकी हो और मैं तुम्हें कलेजे से लगाता आ रहा हूँ, फिर भी मेरी मोहब्बत पर शुबा करती हो। तुम अपने किसी अहम राज पर मोहब्बत का शहद लगाकर मुझसे ना छुपाओ। जब तुम कुछ बताना नहीं चाहते हो तो इसी तरह बातें बनाते हो। ठीक है, मैं ही पागल हो रही थी तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लिए अपनी रूपोशी का असूल तोड़ दिया। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। वो उसे बाजू में समेट कर बोला, क्यों ख्वामखा नाराज हो रही हो? वो खुद को छुड़ाकर अलग हो गई। बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करके जाने लगी। पारस ने रास्ता रोककर कहा, इतने रंगीन लम्हात गुजारने के बाद मूड खराब करके ना जाओ। वो उसके सीने पर नाजुक सा घूंसा मारकर बोली, अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मुझ में ऐसी बात नहीं रही जिससे तुम्हें ललचाऊं और अपनी बात मनवाऊं। मेरी जान, तुम्हारे हुस्न और शबाब में 440 वोल्ट का करंट है। तुम्हारे तो एक एक जलवे से झटके लगते हैं। मैं तुम्हें नाराज होकर जाने नहीं दूंगा। तो फिर बताओ वह मामला क्या है? पारस ने एक सरदा भरी फिर कहा, बताना ही पड़ेगा। वादा करो तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करोगी। वादा करती हूँ। मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारा साथ दूंगी। तुम बड़ी चालाकी से बात बदल कर वादा कर रही हो, मेरा साथ देने का नहीं। मेरे रास्ते में मुश्किलात पैदा ना करने का वादा करो। ठीक है, असल बात बताओ। अब भी तुम साफ लफ्ज़ों में वादा नहीं कर रही हो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मामले में तुम किस हद तक ज़ुबान की पाबंद रहती हो। वो दिल है दिल में बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में ज़ुबान की पाबंद रहूंगी, लेकिन अपने देश के मामले में ज़ुबान की पाबंद नहीं रहूंगी। फिर वो ज़ुबान से बोली, मैं साफ लफ्ज़ों में वादा कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं पैदा करूंगी। अब बोलो। वो बोला, तुम्हारे मुल्क में जो यहूदी सफ़ीर आया है, मैं उसकी छुट्टी करने आया हूँ। उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, जबकि वो हमारे देश की भलाई के लिए आया है। तुम्हारे देश की भलाई और कश्मीरी मुसलमानों की तबाही के लिए आया है। वो यहाँ बैठा कश्मीर के मामले में बैनुल-अक़वामी राय आमा को भारत के हक में हमवार कर रहा है। पाकिस्तान के चंद सियासतदानों को इक़्तिदार का लालच देकर खरीद रहा है और कश्मीरी मुजाहिदीन को मिलने वाली बैरूनी इमदाद से महरूम कर रहा है। तुम्हें कश्मीर से क्या लेना है? कश्मीर का कर्ज हम पर और हमारे बाप दादा पर है, वो कर्ज उतारना है। अब से 70 बरस पहले मेरे दादा कश्मीर से आकर पंजाब के एक इलाके शाहकोट में आबाद हुए थे। वहाँ मेरे पापा फरहाद अली तैमूर पैदा हुए। अब तुम समझ सकती हो कि हमारी रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो जन्नत अर्जी कश्मीर से आया है। क्या अब तक ये लहू तुम्हारी रगों में मुंजमद था? अब कश्मीर के मामले में लहू क्यों गर्म हो रहा है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझ पर कर्ज है। पहले मैं जनाब तबरेज़ी साहब से सवाल करूंगा कि वो कश्मीर, अफ़गानिस्तान और बोस्निया वगैरह के मामलात में खामोश क्यों रहे। दरअसल जब तक हमें उनसे हदायत नहीं मिलती हैं तब तक पापा भी ऐसे किसी मामले में नहीं पड़ते हैं। क्या ये तुम्हारे बुजुर्ग तबरेज़ी साहब की बेहिसी नहीं है?
कि वह मुसलमान मुजाहिदीन की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं। नहीं, जनाब तबरेज़ी साहब की गहरी खामोशी और हिकमत अमली को समझना बहुत मुश्किल है। जब मैं सवाल करूंगा और वो जवाब देंगे तो वजाहत हो जाएगी कि कश्मीरी या किसी भी इस्लामी मुल्क के मुजाहिदीन से गाफिल रहने में क्या मसलहत रही है। मैं तुमसे रब्ता रखूंगी और तुम्हारे बुजुर्ग की मसलियत अंदेशी को समझूंगी। अब जा रही हूँ। वह बड़े प्यार से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद पारस ने रूम सर्विस को कॉल किया, बिस्तर बदलने और कमरे की सफाई को हुक्म दिया, फिर बाथरूम में चला गया। जनाब तबरेज़ी साहब ने उसे ना तो किसी यहूदी सफ़ीर के खिलाफ एक्शन के लिए भेजा था और ना ही यह फरमाया था कि वो कश्मीर के मामले में कोई रोल अदा करे। सिर्फ ये हदायत थी कि हिंदुस्तान जाओ, वो 2 चश्मी हीरे शीतारा को दे दो और पाशा को भारत के शुमाली इलाकों में ना रहने दो, या फिर उन इलाकों में उसकी मसरूफियात को नाकाम बनाते रहो। उन्होंने इससे ज़्यादा हदायत नहीं दी थी, लेकिन हदायत के पीछे छुपे हुए मकासद की निशानदेही हो जाया करती थी। शुमाली इलाका सिर्फ दहली नहीं था, कश्मीर भी था। फिर वो सरफिरा पाशा हसीन औरतों के चक्कर में कश्मीर की तरफ जा सकता था। मेरी और मेरी फैमिली को दुनिया जहान के मसाइल में मसरूफ़ रहना पड़ता है। जिस मुल्क में जाते हैं उधर के मसाइल अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर दूसरे इस्लामी ममालिक की तरफ ध्यान नहीं जाता, या फिर जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत नहीं होती। वह सिर्फ इतना फरमाते हैं कि फ़लाँ मुल्क चले जाओ, मकसद बयान नहीं करते। वहाँ पहुँचकर मकासद खुद ब खुद वाज़े होते जाते हैं। पारस भी हिंदुस्तान आया तो सबसे पहले कश्मीर ने उसे अपनी तरफ खींचा। फिर दादा के खून की कशिश और दीनी जज्बा भी कार फरमा था। दरअसल अफ़गानिस्तान की कामयाब जद्दोजहद और सुपर पावर रूस के खात्मे के बाद अमेरिका इस तशवीश में मुब्तला हो गया है कि अफ़गानिस्तान इस्लामी जज्बे से आज़ाद हुआ है और उसे रूस के चुंगल से निकालने के लिए कितने ही इस्लामी ममालिक मुत्तहद हो गए थे। आइंदा ये इस्लामी ममालिक अमेरिका के खिलाफ भी मुत्तहद हो सकती हैं। अमेरिका की कोशिश है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी परवान न चढ़े, लेकिन सन 1987 से लेकर सन 1993 तक कश्मीरी मुसलमानों की नई नस्ल ने जिस नए अज़म से मुसल्लह होकर जद्दोजहद जारी रखी है, ये अज़ाइम, ये जज्बात अफ़गानिस्तान की कामयाब जद्दोजहद से हासिल हुए हैं। आज के कश्मीरी जवानों का अज़म है कि अफ़गानी रूस को पसपा कर सकते हैं तो वह भारत के सियासी अज़ाइम को कुचल कर आज़ादी ज़रूर हासिल कर सकते हैं। पारस गुसल वगैरह से फारिग होकर फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। बिस्तर और कमरा साफ सुथरा हो गया था। वो रात भर का जागा हुआ था। नींद पूरी करने के बाद वो होटल छोड़कर जाने वाला था। टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। जनाब, 4 बजे वाली दिल्ली की फ़्लाइट में सीट हो गई है। मैं यहाँ टिकट के साथ मौजूद रहूँगा। ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊँगा। उसने रिसीवर रख दिया। चारों शाने चित लेटकर छत तकने लगा और तसव्वुर में जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी को देखने लगा। उन्हें देखते देखते आंखें बंद होने लगीं। वो गहरी नींद में डूबता चला गया। तब वो ख्वाब की दुनिया में मुजस्सम होकर आए। उन्होंने कहा, हाँ, इस सवाल का जवाब कर्ज है कि हम इस्लामी ममालिक में जाकर उनके काम क्यों नहीं करते हैं, जबकि बाबा साहब का दारा उलूम फ़नून और गैर मामूली सलाहियतों का मस्कन है। हम सुपर पावर से कम नहीं हैं। हमें मुसलमानों के काम आना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ी ताकत कोई नहीं है। क्या तुम सवाल करोगे कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों के काम क्यों नहीं आता? नहीं। खुदा से सवाल करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। उस माबूद ने अकल दी है कि जवाब खुद समझो। तुम खुदा को मानने और समझने वाली ज़िंदगी गुजारे हो, फिर खुदा की कुदरत को, इंसानी अमल और रद्द अमल को और सज़ा व जज़ा के कुदरती असूलों को क्यों नहीं समझते? क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि दीन पर कुर्बान होने वाले, आज़ादी के लिए मर मिटने वाले मुजाहिदीन सर से कफन बांधकर जिहाद करते हैं और बड़े बड़े इस्लामी ममालिक दूर से उनके शहीद होने, उनके घरों के जलने और मुसलमान औरतों की आबरू लुटने का तमाशा क्यों देख रहे हैं? ऐसी क्या बात है कि वो मुजाहिदीन को ज़कात देते हैं मगर फ़ौजी इमदाद नहीं देते? उनके लिए राशन और दवाएं भेजने से पहले अमेरिका से इजाज़त तलब करते हैं। माजी में इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान के जहाद आज़ादी के लिए मुत्तहद नहीं हुए थे, बल्कि अमेरिका के हुक्म से रूस को भगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये इत्तेहाद कश्मीर के लिए नहीं हुआ, बोस्निया के लिए नहीं हुआ, आज तक फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी नहीं हुआ। ये आम मुसलमान जो अमीर कबीर नहीं हैं, गरीब हैं, ईमान और आज़ादी के लिए सिर्फ अपने हौसलों से लड़ रहे हैं। इनके हौसलों से शर्मिंदा होकर अमीर कबीर इस्लामी ममालिक इनकी थोड़ी बहुत मदद करने पर मजबूर होते हैं। सवाल पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं? हम एक तरफ से मदद करते हैं, दूसरी तरफ से मुसलमानों में मुनाफिक पैदा हो जाते हैं। मुसलमान रहनुमा, सियासतदान और हुक्मरान अपने अपने मुल्क और कौम का सौदा करते हैं और मुजाहिदीन की कुर्बानियों पर पानी फेरते रहते हैं। हर अमल का हिसाब होता है, जल्द या बदेर कुदरत की तरफ से सज़ा मिलती है। हम अल्लाह वाले उसी रब्बे करीम के फ़ैसले के मुंतज़िर रहते हैं और उतनी ही जद्दोजहद करते हैं जितनी लाजमी होती है। अगर फरहाद टेलीपैथी के ज़रिए सारी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहे तो नहीं कर सकता। पूरी दुनिया पर सिर्फ खुदा की हुक्मरानी है और रहेगी। अगर फरहाद चाहे कि वो किसी सुपर पावर के फौजी और एटमी राज जाहिर कर दे तो वह ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि भेदों का खोलने वाला वही एक है, पारस। इसीलिए मैं तुम्हारे बाप को और अपने आम टेलीपैथी जानने वालों को ऐसे इंतहाई इक़दामात से रोकता हूँ जो हद से बढ़ने वाले होते हैं।
क्योंकि हर अमल की एक हद है। उस हद के बाद अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। लिहाजा तुम शुमाली भारत में रहकर कश्मीर के मुजाहिदीन के काम आओगे, लेकिन अपनी हद से तजावुज़ नहीं करोगे। हो सके तो मुजाहिदीन के साथ रहो और बड़े इस्लामी ममालिक को अपने अमल से शर्मिंदा होने और सोचने पर मजबूर करो। मेरी तरफ से अपने किसी टेलीपैथी जाने वाले को इजाज़त नहीं है कि वो किसी मौके पर तुम्हारी मदद के लिए आएँ। कश्मीरी जवान यूं जिहाद कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात उनके पास हथियार भी नहीं होते। मैंने तुम्हें भी तमाम हथियारों से खाली करके यहाँ भेजा है। तुम कश्मीरी हो, लिहाजा बेयारो मददगार कश्मीरी ही की तरह वहाँ रहो। तुम्हारा दिमाग मुकफ़्फ़ल हो चुका है, कोई ख्याल खोनी करने वाला या वाली नहीं आएगी। तुम्हारी आवाज़ और लहजा बदल चुका है। तुम्हारी लाइल्मी में पाशा तुम्हारी गुफ्तगू नहीं सुन सकेगा। मैं जा रहा हूँ, फ़ी अमानिल्लाह। पारस की आंख खुल गई। सुबह 9 बजे उसकी आंख लगी थी। वो दोपहर 2 बजे बेदार हो गया। जागने के बाद थोड़ी देर तक हाथ पांव फैलाकर बिस्तर पर लेटा रहा और जनाब तबरेज़ी साहब की बातों को याद करके इन पर गौर करता रहा। फिर फ़ोन की घंटी सुनकर उठ बैठा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से शी तारा की आवाज़ आ रही थी। हेलो हेलो, प्रेम कुमार, मैं तारा बोल रही हूँ। उसने पूछा, तुम कौन तारा हो जी, किसको मांगती हो? ओह प्रेम, आवाज़ बदल कर मजाक ना करो। मैंने होटल से मालूम किया है तुमने कमरा छोड़ा नहीं है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करना चाहा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ और लहजे के मुताबिक तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिली। बल्कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं मिला। इसका तो ये मतलब है कि तुमने आवाज़ और लहजा तब्दील कर लिया है। ए माई, तुम क्या कह रही हो? कभी कहती हो मेरे दिमाग में जगह नहीं मिल रही, कभी कहती हो मेरा दिमाग नहीं है। मेरे को मालूम पड़ता है तुम्हारा दिमाग नहीं है। पारस ने गुफ्तगू के दौरान उसे अपने अंदर महसूस किया। वह मालूम करना चाहती थी कि दूसरी आवाज़ में बोलने वाला कौन है, मगर जनाब तबरेज़ी साहब ने उस पर ऐसा रूहानी अमल किया था कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता था। शी तारा को उसके ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि वो पारस नहीं कोई अजनबी है। वो बोली, तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम हो रहा है कि तुम वो प्रेम कुमार नहीं हो, मगर तुम्हारा नाम भी प्रेम कुमार है। तुमने होटल वालों से प्रेम कुमार के कमरे का नंबर तलब किया है तो जाहिर है मुझसे ही बात करोगी। वैसे माई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? वो गुस्से से बोली, शट अप, मैं माई नहीं हूँ। क्या जवान छोकरी हो? शी तारा ने रिसीवर रख दिया। वो मद्रास के एक 5 स्टार होटल में थी। सोच रही थी, ये पारस कहाँ गुम हो गया है। मैंने कहा था कि उससे रब्ता रखूंगी, फिर मेरी ख्याल खोनी की लहरों को उसका दिमाग क्यों नहीं मिल रहा। एक शुबा था कि वो जानबूझकर गायब हो गया है और दिल कहता था हमारे दरमियान कोई कशीदगी नहीं है। फिर वो अपनी तारा से क्यों दूर होगा? वो कशमकश में थी। अपने दिल में उसके लिए बेनतहा मोहब्बत रखने के बावजूद ये तशवीश थी कि उसके देश को नुकसान पहुंचाने आया है। अगर उसने पारस के रास्तों में रुकावटें पैदा ना की तो वो यहूदी सफ़ीर को कत्ल कर देगा या उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर देगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने दाई माँ से कहा, मेरी डायरी निकालो और इंटेलिजेंस के नंबर डायल करो। दाई माँ ने अटैची से डायरी निकाली, उसमें इंटेलिजेंस के आला अफसर के नंबर देखे, फिर मोबाइल पर रब्ता किया। दूसरी तरफ से मातियत ने पूछा, हेलो, कौन है? अपना नाम और काम बताएं। शी तारा ने दाई माँ की जुबान से कहा, मैं चीफ से बात करना चाहती हूँ। देवी जी, आप अपना नाम और काम पहले नोट करवाएं। वो मातियत के पास पहुंच गई। उसने उसकी मर्जी के मुताबिक इंटरकॉम के जरिए साहब से कहा, आपका एक बहुत ज़रूरी फ़ोन है, अटेंड कर लें। साहब ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। शी तारा ने कहा, मैं भी बोल रही हूँ। दिल्ली में जो इसराइली सफ़ीरा है उसकी जान खतरे में है। कातिल आज रात किसी वक्त दिल्ली पहुंचने वाला है। तुम कौन हो और ये सब कुछ कैसे जानती हो? श्रीमान, मैं टेलीपैथी जानती हूँ। इस विद्या के जरिए दुश्मनों के दिमागों में घुसकर उनके खतरनाक इरादों को पढ़ लेती हूँ। ये क्या बकवास है? इस रघुनाथ ने किस पागल से बात करने को कह दिया? वह रिसीवर रखकर गुस्से से मातियत को बुलाना चाहता था। उसी वक्त अपने दिमाग में आवाज़ आई, टेलीपैथी बकवास नहीं है, मातियत को ना बुलाओ। मैंने उस बेचारे को रब्ता करने पर मजबूर किया था। तुम भी मजबूर हो। मेरी मर्जी के बगैर किसी को कमरे में नहीं बुलाओगे। वह अपनी कुर्सी से उठना चाहता था, उठ ना सका। वो बोली, यही टेलीपैथी है, तुम मेरी मर्जी के बगैर उठ नहीं सकोगे। तुम कौन हो, क्या चाहती हो? मैं देश भगत हूँ। अपना नाम बताकर काम नहीं करना चाहती, मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो मैं ख्याल खोनी के जरिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर के पास पहुंच जाऊंगी। क्या तुम इसराइली सफ़ीर की जान बचाकर अपने सर्विस रिकॉर्ड में एक कारनामे का इजाफा नहीं करोगे? मैं ऐसा करूंगा। मुझे बताओ, इसराइली सफ़ीर का दुश्मन कौन है? उसकी निशानदेही करोगी तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। वह मुसलमान है, पेरिस से आया है, उसे कश्मीर के मुसलमानों से दिलचस्पी है। वह उन मुसलमानों की अच्छी खासी मदद करेगा। उसका क़याम किसी बड़े होटल में होगा। उसका नाम और हुलिया बताओ। वो अपना नाम और हुलिया बदलता रहता है। आज दोपहर से जितने मुल्क और गैर मुल्की मुसाफिर होटलों में क़याम कर रहे हैं, उन पर नज़र रखोगे तो शायद वो नज़रों में आ जाए। क्या तुम टेलीपैथी के जरिए हमसे ताउन करती रहोगी? बेशक, मैं तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी। अभी जा रही हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दाइमा ने पूछा, ये तूने किस कातिल के बारे में इतला दिया? पारस एक यहूदी सफ़ीर को कत्ल करना चाहता है। दाइमा ने हैरानी से पूछा, क्या तू पारस को गिरफ्तार कराएगी? माँ जी, आज तक हवा को किसी ने कैद किया है? हवा गुब्बारे में कैद हो जाती है, फिर रफ्ता रफ्ता गुब्बारा पिचकने लगता है। हवा आखिर आज़ाद हो जाती है। जब तू जानती है कि वो गिरफ्त में नहीं आएगा तो फिर उसके खिलाफ इतला क्यों दे रही है? मैं चाहती हूँ उसके रास्ते में इतनी दुश्वारियाँ पैदा हों कि वो सफ़ीर को ना कत्ल कर सके, ना यहाँ से भगा सके।
वो कोशिशें करता रहेगा, नाकाम होता रहेगा, और मुझे मालूम होता रहेगा कि मुझसे छुपने वाला क्या करता फिर रहा है। क्या उसने ये नहीं बताया कि हमारे मुल्क में क्या करने आया है? क्या सिर्फ कत्ल का मंसूबा है? कत्ल करेगा और चला जाएगा? नहीं जाएगा, वो कश्मीरी है, कश्मीर में मुसलमानों के लिए कुछ करने आया है। वो आधी बात बताते और आधी पेट में रखता है, मगर मैं भी ज़िद्दी हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखूंगी कि हमारी भारतीय पॉलिसी के खिलाफ कश्मीरियों के लिए क्या करेगा, उसे नाकाम होकर जाना पड़ेगा। तारा, तेरी मत मारी गई है, जिसकी आगोश में खेलती है और हारती है उसी से जीतना चाहती है। वहाँ मैं शौक से हारती हूँ, यहाँ मैं अपने देश की खातिर उसे शिकस्त दूंगी। बेटी, वो बहुत पहुंचा हुआ है, क्या तू अंदाज़ा कर सकती है कि वो अब तक कैसी चालें चल चुका होगा? वाकई ये सितारा की आत्मा और परमात्मा को भी नहीं मालूम था कि वो सुबह से रुखसत करते वक्त ही चाल चल चुका था। उसने कहा था कि वह दिल्ली ना जाए, 2 दिनों तक दिल्ली वाली कोठी से दूर रहे, क्योंकि पाशा और उसकी पूजा की ताक में होगा और पूजा को हासिल करने के लिए उसकी गर्दन दबोच लेगा। ये सितारा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेक मशवरा था, इसलिए वो मद्रास चली गई और नेक मशवरा देने वाले को परेशानी में मुब्तला करने के लिए इंटेलिजेंस के चीफ से कहा था कि वो मुसलमान कातिल किसी बड़े होटल में क़याम करेगा, जबकि वो सितारा को दिल्ली से दूर भेजकर उसी की कोठी में रहने का इरादा कर चुका था। असल इरादा यह था कि इस कोठी में रहकर पाशा को ट्रैप करेगा। यकीन था कि वो पूजा की खातिर सितारा की ताक में होगा। अगर किसी औरत को इस कोठी में दाखिल होते देखेगा तो ज़रूर उसकी गर्दन दबोचने आएगा। वो दिल्ली की फ़्लाइट में सवार होने के लिए 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचा। वहां बाबा साहब के दायरे के एक जासूस मौजूद था, उसके साथ एक हसीन औरत थी। जासूस ने उससे टिकट दिया, फिर हसीना से तारुफ कराया। सर, ये हैदराबाद की तवाइफ आफत जान है। मुझे सितारा और पूजा की जो जसामत और कद बताया गया था उसके मुताबिक मैं ऐसे लाया हूँ, क्या ये चलेगी? वो पारस को मुस्कुराकर देख रही थी। वो उसे सर से पांव तक देखकर बोला, ठीक है, इसकी खूबियां बताओ। वो बोली, ए मियाँ, सरेआम क्या पूछते हो? खूबियां देखनी हो तो कोठे में आओ, जलवे देखोगे तो गश पे गश खाओगे। वैसे सच बोलती हूँ मियाँ, तुम हो बड़े चिकने, मेरे को पसंद आ गए हो। पारस ने कहा, प्लीज़ काम की बात करने दो, मैं खूबियां मालूम करना चाहता हूँ, और खूबियों का ताल्लुक तुम्हारे हुस्न शबाब से नहीं है। क्या तुम एक्टिंग कर सकती हो? हाय, क्या सवाल मारते हो मियाँ, अपन का पेशा यही है। जिस गाहक का मिजाज होता है उसी मिजाज के मुताबिक मैं नाचती हूँ। पारस ने अटैची से एक नन्हा सा कैसेट रिकॉर्डर निकाल कर पूछा, इसमें एक औरत की आवाज़ है, क्या ये आवाज़ सुनकर तुम बिल्कुल इसी तरह बोल सकती हो? आफत जान ने रिसीवर लिया, हेडफोन को कानों से लगाया, फिर उसे ऑन करके सुनने लगी। पारस ने पिछली रात उस रिकॉर्डर को सरहाने छुपा कर रखा था। रात को जब भी सितारा बोलती रही उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती रही। जासूस ने कहा, यह गज़ब की नक्काल है, कई किरदारों की आवाज़ें निकाल कर रेडियो के ड्रामे करती है। फिर अचानक ही सितारा की आवाज़ सुनकर पारस चौंक गया। आफत जान बिल्कुल उसी आवाज़ और लहजे में बोल रही थी, हाय पारस, तुमने क्या जादू कर दिया है? तुमसे दूर रहकर बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ। इसी जहरीले नशे की तलब होती है तुम्हें, ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। वैसे मियाँ, ये ख्याल ख्वानी क्या बुलाए? पारस ने उसे रिकॉर्डर छीनकर कहा, मैं मुतमईन हूँ, तुम बेहतरीन निकालो, चलो फ्लाइट का वक्त हो रहा है। जासूस ने कहा, सर, वो दूसरी औरत दिल्ली वाली कोठी में पहुंच जाएगी, आपका नया पासपोर्ट और नए शनाख्ती कागजात भी वहीं मिलेंगे। वो जासूस से रुखसत होकर आफत जान के साथ चलता हुआ काउंटर पर आया। वहां से 2 बोर्डिंग कार्ड हासिल किए। आफत जान उससे लगी हुई थी, चलते वक्त उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। पारस ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चिपक कर रहने का मुआवजा अदा नहीं किया गया, तुम ज़रा दूर भी रह सकती हो। वो बोली, वाह चिकने मियाँ, क्या दूर रहने के मुझे 30,000 रुपये दिए गए हैं? तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, तुमने कैसेट के जरिए जो आवाज़ सुनी है उसी आवाज़ और लहजे में बोलती रहो। वो सितारा के अंदाज में बोलने लगी। दोनों तैयारी में आकर बैठ गए। जब त्यारा फिजा में परवाज करने लगा तो वो बोली, क्या मैं काबिल नफरत हूँ? उसने पूछा, ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों ना सोचूं, मैं तुम पर हाथ रखती हूँ तो मेरा हाथ हटा देते हो, क्या मैं गंदी हूँ? तुम फजूल बातें सोचती हो, ज़रा फासला रखने का ये मतलब नहीं कि तुम काबिल नफरत हो। वो खुश होकर बोली, तो फिर मैं काबिल मोहब्बत हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, अगर मेरे मशवरों पर अमल करो तो और अच्छी लगोगी। बोलो मियाँ, मैं सारी उम्र तुम्हारे मशवरों पर अमल करती रहूँगी। सच्ची बोलती हूँ चिकने, तुम्हारी तरफ दिल खिंचा जा रहा है। मेरे सीने पर हाथ रख के देखो, दिल कितनी तेजी से धगड़ धगड़ कर रहा है। धगड़ धगड़ नहीं, दिल धक धक करता है। हिंदी में अपने यार को धगड़ कहते हैं, ये दिल तुम्हें धगड़ धगड़ कह रहा है। पारस ने तकलीफ से कराते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी आबरू खतरे में है। वो कमबख्त कहाँ से ये माल उठा लाए? वस्ती हुई बोली, तुम मुझे मशवरे दे रहे थे। मेरा पहला और आखिरी मशवरा है कि अपनी गुफ्तगू और चाल ढाल में बाजारी अंदाज इख्तियार ना करो, या फिर मुझे बाजारी माल समझ कर ना छेड़ो। वो फिर हंसने लगी, फिर उसके करीब झुककर सरगोशी में बोली, ये चक्कर क्या है? टिकट पर तुम्हारा नाम प्रेम कुमार है, वो कैसेट वाली तुम्हें पारस कह रही थी, और दिल्ली पहुंचकर तुम्हारा नया पासपोर्ट और नई शनाख्त के कागजात मिलने वाले हैं। पारस ने भी सरगोशी में पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम एक ऐसे शख्स के साथ हो जो अपना नाम और अपनी शनाख्त तब्दील करता रहता है। वह फिर सरगोशी में बोली, और तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं थाने में मुखबरी करूंगी तो तुम गैर मुल्की जासूस समझे जाओगे और गिरफ्तार कर लिए जाओगे? आफत जान, जिस शख्स ने तुम्हें 30,000 दिए हैं और तुमसे आज एक रात का सौदा किया है, वो हमारा बहुत ही तजुर्बाकार जासूस है। उसने सौदा करने से पहले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री शीट मालूम की होगी।
हाँ मियाँ, हर सौदा करने वाले को ये खुशफहमी होती है कि उसने बाजारी औरत को समझ लिया है, मगर नहीं, कोई नहीं समझ पाता। तो फिर मुझे समझा दो कि तुम्हें कैसे समझा जाए। मेरे चिकने, ये जो बाजारी औरत होती है, ये घरेलू औरत से गहरी और पारसा औरत से ज़्यादा मासूम होती है। बाजार में इसकी आबरू लुट जाती है, मगर इसकी रूह की मासूमियत बरकरार रहती है। जवानी के पहले एहसास के साथ वो जिस नौजवान को चाहती है, वो नौजवान जब तक उसका घूंघट उठाने नहीं आता तब तक वह हर रात लुटने के बावजूद कमारी रहती है। आबरू इस मसरूर जज्बे का नाम है जो औरत अपने महबूब को देती है, और आज तक मैंने ये आबरू किसी को नहीं दी है। तुम अजीब औरत हो, थाने में मुखबरी की बात करते करते जज्बाती बातों में डूब रही हो। मुखबरी क्या करना है मियाँ, जिंदगी सिर्फ 2 दिन की है, इन 2 दिनों में दुश्मनी कर लो या दोस्ती। मैं तो दोस्ती और मोहब्बत करती रहती हूँ। बड़ी दिलचस्प हम सफ़र थी, सफ़र की तवालत का एहसास नहीं होने दिया। वो दिल्ली पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुलिस वाले खासी तादाद में नजर आ रहे थे। वह मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मुसलमान मुसाफिरों को रोक रहे थे। पारस को ये बात खटक गई। दिमाग में बात आई, शीतारा दुश्वारियां पैदा करने की इब्तदा कर चुकी है, या और कोई बात है। वहां भी बाबा साहब के दायरे का एक जासूस मौजूद था। उसने मुसाफिया करते हुए कहा, सर, हमने कोठी के पुराने चौकीदार को गायब कर दिया है। अब चौकीदार की जगह हमारा आदमी है। कोठी के मुकफ्फल दरवाजे खोल दिए गए हैं। पारस ने पूछा, क्या पाशा उधर देखा गया है? सर, हमें अभी तक पाशा की कोई तस्वीर नहीं मिली। हम उसे सूरत से नहीं पहचानते, लेकिन जैसा उलिया और डीलडोल बताया गया, ऐसा पहाड़ जैसा शख्स 2 बार कोठी के सामने से गुजर कर गया है। फिर तो मुर्गा फंसने के लिए खुद ही बेकरार है। ये पुलिस वाले मुसलमान मुसाफिरों को क्यों रोक रहे हैं? पता नहीं सर, आज ही मुसलमान मुसाफिरों के साथ सख्ती हो रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक काम करो, अपने किसी आदमी से कहो वो इसराइली सफारत खाने जाए और मालूम करे कि वहाँ भी पुलिस का ऐसा ही हजूम है या नहीं। सर, मैं 2 घंटे पहले वहाँ से गुजरा था। आपको इसराइली सफारत खाना क्यों याद आया सर? वहाँ भी पुलिस का हजूम है। बात समझ में आ गई, चलो यहाँ से। वह तीनों बाहर आकर कार में बैठ गए। कार आगे बढ़ने लगी। आफत जान अचानक कराने लगी। पारस के बाजू को दोनों हाथों से जकड़ कर बोली, प्लीज़ मुझे किसी करीबी अस्पताल में ले चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। जासूस एक करीबी अस्पताल के हाथे में कार ले आया। आफत जान ने हैंडबैग उठाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए मसला नहीं बनूंगी, अभी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊंगी। वो पारस के सहारे चलती हुई डॉक्टर के चैम्बर में आ गई। तकलीफ से कराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, बेड पर आकर लेट जाओ और प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं। पारस जासूस के साथ डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आ गया। फिर आस्तगी से बोला, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर रही? जासूस का सर झुका हुआ था। वो दीवार से टेक लगाए गहरी सोच में डूब गया। पारस ने कहा, जैकी ने आफत जान का इंतखाब किया था और जैकी कभी धोखा नहीं खाता। तुम्हारा क्या ख्याल है होमर? जासूस होमर ने चौंक कर सर उठाया, फिर पूछा, सर आपने कुछ कहा? पारस ने पूछा, तुम कहाँ खो गए हो? क्या तुम्हें खतरे का एहसास है? कैसा खतरा सर? डॉक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। क्या वो हमारे खिलाफ बयान नहीं दे रही होगी? होमर हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सर बम्बई में जैकी ने आपको इसके बारे में, यानी कि आफत जान के बारे में कुछ नहीं बताया था? सिर्फ इतना बताया था कि आफत जान काम आने वाली औरत है और बेहतरीन नक्काल है। सर, वो बहुत बड़ी अदाकारा भी है। हंसते हंसते अपनी ज़ात को दिलचस्प बनाते हुए मर रही है। वो मर रही है। उसे ब्लड कैंसर है सर। क्या? पारस ने शदीद हैरानी और बेचैनी से होमर को देखा। होमर ने कहा, हर माह की 15 तारीख को उसके बदन का तमाम खून निकाल कर उसे नया खून दिया जाता है, और वह हर बार नए खून के लिए 30,000 रुपये देती है। हमने इसलिए आज एक रात के मुआवजे के तौर पर उसे 30,000 दिए हैं। पारस की आंखों के सामने आफत जान का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसकी बातें याद आने लगी। उसने कहा था, मुखबरी क्या करना है मियाँ, जिंदगी सिर्फ 2 दिन की है, इन 2 दिनों में दुश्मनी कर लो या दोस्ती, मैं तो दोस्ती और मोहब्बत करती रहूंगी। पारस ने एक हाथ से सर को पकड़कर कहा, ओ खुदाया, ये हंसती खेलती जिंदगी कैसे अचानक मरने की धमकी देने लगती है। इसे सलामती दे खुदाया। उस बेचारी को जवानी की इब्तदा से सबने लूटा है। उसे जिंदगी की थोड़ी सी सच्ची खुशी दे दे, आमीन। तकरीबन 1 घंटे तक चैम्बर का दरवाज़ा कभी खुलता कभी बंद होता रहा। नर्सें आती नहीं जाती रहीं। फिर डॉक्टर ने आकर कहा, शी इज़ ऑल राइट। मैंने उसके कागजात पढ़े हैं। हर माह की 15 तारीख को खून तब्दील किया जाता है। आज 11 तारीख है। आज 4 दिन बाद उसे लेकर आए। पारस ने अंदर आकर देखा। वो बेड पर आंखें बंद के लेटी हुई थी। इतनी मासूम और बेदाग लग रही थी जैसे अब तक कोई दाग ना लगाओ। उसने सफ़र के दौरान पारस से कहा था, आबरू उस मसरूर जज्बे का नाम है जो औरत अपने महबूब को देती है, और आज तक मैंने आबरू किसी को नहीं दी है। वो करीब आया। उसके चेहरे पर झुककर सरगोशी में बोला, ए लड़की, तुम्हें पता है तुम जिंदा रहोगी? उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा। पारस को अपने चेहरे के ऊपर अपनी सांसों के इतने करीब देखकर बड़ी कमजोरी से मुस्कुराई। वो बोला, तुमने पूछा था क्या तुम काबिल नफरत हो? मेरा जवाब है नहीं, तुम मोहब्बत से भरपूर हो। मारी खुशी को उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लगी। रोते रोते मुस्कुराने लगी। फिर बोली, क्यों मियाँ, मरने वाली हूँ इसलिए प्यार आ रहा है? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, तुम नहीं मरोगी। मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह है। मैंने दुआ मांगी है, वो तुम्हें जिंदगी देगा। मैं तो सिर्फ मोहब्बत की दुआ दे रहा हूँ। क्या मेरी आखिरी सांस तक दुआ देते रहोगे? हाँ, मैं 24 घंटों के अंदर तुम्हें पेरिस पहुंचा दूंगा। वहाँ तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ़र होगा और तुम्हें VIP ट्रीटमेंट मिलेगा।
मोहब्बत हिंदुस्तान में कर रहे हो, दवा पेरिस में करोगे? मेरे पास अब इतना वक्त कहाँ है मियाँ। डॉक्टर ने पारस से कहा, मिस्टर प्लीज़ यहाँ मेरे पास आकर बैठे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पारस उसके सामने मेज़ के दूसरी तरफ आकर बैठ गया। फिर बोला, डॉक्टर ये मर्ज किस स्टेज पर है? डॉक्टर ने कहा, दुआ के स्टेज पर है। क्या आप चमत्कार पर यानी कि मुआवजा पर यकीन रखते हैं? हाँ, कभी ऐसा वाक़या रोनमा हो जाता है जिसकी तवक्को नहीं की जाती। कभी नामुमकिन सी बात मुमकिन हो जाती है, इसी को हम मुआवजा कहते हैं। मैं मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन देसी इलाज का भी कायल हूँ। 2 बरस पहले मेरे बेटे को भी ब्लड कैंसर हुआ था। मैं उसका इलाज करता था और ब्लड ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका ले जाता था। यहाँ एक जोगी है, वो कैंसर के मरीजों को जहरीले सांपों से डसवा कर उनका इलाज करता है। पारस ने पूछा, क्या इलाज हो जाता है? कैंसर खत्म हो जाता है? पहले मैं इसे बकवास समझता था, मगर डूबने वाले तिनके का भी सहारा ढूंढते हैं। मेरी बीवी उसे जोगी के पास ले गई। जोगी ने कई तरह के मंत्र पढ़ने के बाद एक जहरीले सांप को डसने के लिए मेरे बेटे पर छोड़ दिया। उसके डसने के बाद मेरा बेटा बेहोश हो गया। फिर 1 घंटे बाद होश में आया। मैं क्या बताऊं सर, चमत्कार हो गया। आज वह जिंदा सलामत है और मेडिकल का स्टूडेंट है। आप मेडिकल साइंस के नुक्ता नज़र से इस मौजज़ाना इलाज को क्या कहेंगे? जहरीले सांप से डसवाने की मंतक ये है कि मरीज की रगों में जो खून दौड़ता है वह रफ्ता रफ्ता जहरीला होता जाता है। यानी लहू में ऐसे जहरीले जरासीम पैदा होते हैं जिन्हें ख़त्म करने के लिए अब तक कोई दवाई ईजाद न हो सकी। इन जहरीले जरासीम को डसने वाले सांप का जहर मारता है। यूं बात समझ में आती है कि लोहा लोहे को काटता है। क्या आप मुझे उस जोगी का एड्रेस देंगे? वो एक कागज़ पर पता लिखते हुए बोला, एक बात बता दूं कि हर मरीज़ अच्छा नहीं होता। मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक 7 मरीज़ उस जोगी के पास गए, जिनमें से 3 मर गए, बाकी 4 आज भी जिंदा हैं। क्या आपने तहकीक की कि वो 3 क्यों मर गए? कुछ तो ये समझ में आया कि एक ही सांप से एक ही दिन में बार बार डसवाया जाए तो उसके जहन में पहले वाली शिद्दत और कुदरती मिकदार नहीं रहती। इस तरह 2 मरीजों का खातिर ख्वाह इलाज ना हो सका और तीसरा मरीज जहरीले सांप की दहशत से मर गया था। पारस ने जोगी का पता लेकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। फिर आफत जान के पास आकर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शख्सियत अचानक बदल गई है। आज से कभी खुद को बाजारी ना कहना। तुम्हारा पैदाइशी नाम क्या है? मेरा नाम आफरीन बदर है। लेकिन अच्छा नाम कोई वॉशिंग पाउडर नहीं होता कि उससे दाग धुल जाए। वो बोला, मर्द ही दाग लगाता है और मर्द ही उसे धो सकता है। वो लेटी हुई थी, उठना चाहती थी। पारस ने उसे दोनों बाजू में उठाकर कहा, मैं बाहर कार तक तुम्हें बाजू में उठाए सीने से लगाए ले जाऊंगा तो दाग धुलते रहेंगे। वो उसे गुलदस्ते की तरह उठाकर कमरे से बाहर आया और अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरने लगा। करीब से गुजरने वाली नर्सें, वार्ड बॉयज़, डॉक्टर और मरीजों ने देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो खुशी से खिल रही थी। अब तक जो भी उसके पास आया वो रात की तारीकी में छुपकर बंद कमरे में उसे अपनाने आया। अब पहली बार एक मर्द उसे दुनिया वालों के सामने अपना कर ले जाते हुए साबित कर रहा था कि वो मोहब्बत के काबिल है और डंके की चोट पर उसे इज्जत दी जा रही है। उसने कार की पिछली सीट पर लाकर उसे बिठा दिया। वो बोली, बस चंद ही लम्हों में इतनी सारी मुसरतें मिल गई हैं कि अब लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं इन चंद लम्हों में तुम्हारे साथ सदियां गुजार रही हूँ। पारस ने होमर को जोगी का पता बताया। वो कार उसी तरफ ले गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि जोगी किसी मुजाफाती बस्ती में गया है। आधी रात के बाद वापस आएगा। पारस ने कहा, शीतारा की कोठी की तरफ चलो, हम आधी रात के बाद यहाँ आएंगे। आफरीन को जिंदा रखने के लिए हम जोगी का इलाज भी आजमाएंगे। कार कोठी की तरफ जाने लगी। पारस ने कहा, होमर बाबा साहब के दायरे से आज रात राब्ता करो। कल तक आफरीन को ज़रूर पेरिस पहुंचाया जाएगा। वो उसका हाथ थाम कर बोली, मैं पेरिस नहीं जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी के शायद 1 या 2 दिन रह गए हैं। मुझे ये 2 दिन अपने साथ गुजार लेने दो। आफरीन, खुदा पर भरोसा रखो, तुम पेरिस से खून तब्दील कराने और तजुर्बाकार डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद सेहतमंद होकर आओगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी ये बात मान लो। अपने साथ 2 दिन रहने दो, फिर पेरिस चली जाऊंगी। तुम हमारी मसरूफियात को नहीं समझ रही हो। कश्मीरी मुजाहिदीन की जद्दोजहद को कमज़ोर और नाकाम बनाने के लिए भारत और इसराइल का गठजोड़ हो चुका है। हम यहूद और हनूद की साजिशों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ हैं। ऐसे में तुम्हारी बीमारी और मौजूदगी प्रॉब्लम बन जाएगी। वो बोली, कश्मीर? क्या तुम कश्मीरी मुसलमानों की हमायत में जिहाद करने यहाँ आए हो? मैं भी कश्मीरी हूँ। जब 14 बरस की थी तो भारतीय फौजी हमारे घर में घुस आए थे। उन्हें पता चला कि 1 रोज़ पहले हमने 2 मुसलमानों को पनाह दी थी। वो उन्हें तलाश करते हुए आए और उन्हें पनाह देने के जुर्म में मेरी अम्मी और अब्बा को गोलियों से छलनी कर दिया। पारस ने पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं उस इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ जिसे कश्मीरी हिंदू अनंतनाग कहते हैं। उन भारतीय सूरमाओं ने 14 बरस की उम्र में मेरे बदन को नोच डाला। जब मैं बेहोश हो गई तो वो मुझे छोड़कर चले गए। एक गुंडा मुझे वहां से उठा कर ले गया। उसने बम्बई आकर एक दलाल से 1000 रुपये लेकर मुझे उसके हवाले कर दिया। उस दलाल ने मुझे हैदराबाद के कोठे में पहुंचा दिया। उसने एक लंबी सांस खींची, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ती हुई बोली, मैंने 5 बरस ऐसे जहन्नुम में गुजारे हैं कि मेरे अंदर कैंसर के जहन्नुम को आखिर दहकना ही था। क्या इतने अजाबों के बाद मुझे तुम्हारे साथ 2 दिन की खुशियां नहीं मिलेंगी? पारस ने उसे अपने करीब कर लिया, उसका सर अपने सीने पर रख लिया, फिर उसे थपक कर कहा, अगर जोगी का इलाज कामयाब ना हुआ तो तुम्हें पेरिस जाना ही होगा ताकि वहां से तुम ताज़ा खून लेकर आओ।
और कश्मीरी मुजाहिदा बनकर मेरे साथ रहो। कश्मीर मेरा है, तुम्हारा है, हम सब का है। तुम अपने साथ होने वाले मुजालिम का बदला ज़रूर लोगी। मैं बहुत कमज़ोर थी। अक्सर तैश में आकर सोचती थी कि उन्होंने मुझे कश्मीर की जन्नत से निकालकर चकले में पहुंचाया, मैं उन्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। मैं ऐसा सोचकर रह जाती थी, मगर तुम्हारे चट्टान जैसे सीने पर सरक कर दूर तक देख रही हूँ। उन जालिमों के सर मेरे कदमों में नजर आ रहे हैं। उनकी कार कोठी के अहाते में दाखिल हो गई। पारस की हदायत के मुताबिक आफरीन अब शीतारा की आवाज़ और लहजे में गुफ्तगू कर रही थी। वो कोठी के अंदर आ गए। बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले एक जवान ने उनका इस्तकबाल किया। पारस से मुसाफिया करते हुए बोला, सर मेरा नाम रॉजर मेट है। मैं आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से कश्मीर जाऊँगा। आप नए पासपोर्ट और नए शनाख्ती कागजात के मुताबिक लंदन के एक मशहूर रोज़नामे के रिपोर्टर हैं। आपका नाम डॉन कार्लो है। वह सब मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गए। पारस अपने नए पासपोर्ट और दूसरे ज़रूरी कागजात का मुताला करने लगा। रॉजर मेट ने कहा, शाम 6 बजे एक पहाड़ जैसा आदमी कोठी के सामने आया था। उसने नए चौकीदार से पूछा था कि इस कोठी के लोग कहाँ हैं। चौकीदार ने हमारी हदायत के मुताबिक उसे कह दिया कि रात 8 बजे यहाँ रहने वाली देवी जी बम्बई से आएंगी। पारस ने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वो लोग अस्पताल जाने के बायस देर से कोठी में आए थे। पाशा के इंतज़ार और सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। फ़ोन की घंटी बजने लगी तो पारस ने आफरीन को रिसीवर उठाने का इशारा किया। वह रिसीवर उठाकर शीतारा की आवाज़ में बोली, क्या मुसीबत है? अभी सफ़र से थक कर आई हूँ और ये फ़ोन आने शुरू हो गए। हेलो, कौन हो तुम? दूसरी तरफ खामोशी रही। वो बोली, हेलो, बोलते क्यों नहीं? अगर गूंगे हो तो टेलीफोन डायल क्यों घुमाया था? फिर भी जवाब न मिला। आफरीन ने रिसीवर रख दिया। पारस ने सबको खामोश रहने का इशारा करके आफरीन से कहा, शीतारा, तुम्हें फ़ोन पर अपनी असली आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए था। उसने कहा, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? तुम जानती हो कि पाशा गैर मामूली समात व बसारत का हामिल है। वह गहरी तारीकी में देख लेता है और हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता है। वह कमबख्त तुम्हारी ताक में होगा, तुम्हारी आवाज़ सुनते ही यहाँ चलाएगा। वह बोली, मैं पाशा को भूल गई थी, अब अपनी असल आवाज़ में नहीं बोलूँगी। 15 मिनट के बाद ही चौकीदार ने इंटरकॉम के जरिए कहा, जनाब, वो पहाड़ जैसा आदमी आ रहा है। ये मालूम होते ही होमर और रॉजर मेट वहाँ से उठकर एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। यकीनन उसे लात मारकर खोला गया था। अगर वह मुकफ़ल होता तो पाशा के एक धक्के से टूटकर चौखट से अलग हो जाता। आफरीन ने हैरानी से आंखें फाड़ कर देखा। दरवाजे पर एक ऊंचा पहाड़ इंसान की सूरत में खड़ा था। वंदर और आफरीन को देखकर बोला, शीतारा, तुम चेहरा बदल कर छुप सकती हो, मगर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। अभी मैंने फ़ोन के ज़रिए तुम्हारी आवाज़ सुनी थी और ये तुम्हारा साथी तुम्हें गलती का एहसास दिला रहा था कि तुम फ़ोन पर असल आवाज़ में बोलकर पाशा को यहाँ अपनी मौजूदगी का यकीन दिला चुकी हो। पारस ने सोफे से उठकर पूछा, अच्छा तो तुम पाशा हो? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। पाशा ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, खुशी हो रही है तो आओ मुसाफिया करो। वो एकदम पीछे हटकर बोला, तुमसे दूर की दोस्ती अच्छी है। मेरे पास यही 2 हाथ हैं, मैंने ज़ाया नहीं करना चाहता। इतने ही समझदार हो तो खामोश रहो, मुझे इस औरत से बोलने दो। फिर वो आफरीन से बोला, तुम्हें अपनी टेलीपैथी पर बड़ा नाज है। मुझे पाकिस्तान से गुलाम बनाकर यहाँ ले आई, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं तुम्हारे फ्रेम में नहीं आऊँगा। बोलो, ज़िंदगी चाहती हो या मौत? आफरीन ने सवालिया नज़रों से पारस को देखा। पारस ने कहा, मोटे ब्रादर, ये ज़िंदगी चाहती है। वो उसे घूर कर बोला, शट अप, मैंने तुम्हें बोलने से मना किया है। अब बोलोगे तो सर तोड़ दूंगा। फिर वो आफरीन से बोला, जिंदा रहना चाहती हो तो अभी पूजा को मेरे हवाले कर दो, वरना। पारस ने पूछा, बस इतनी सी बात है मैं पूजा को? वो गरज कर बोला, अबे तो फिर बोल रहा है, पहले मैं तेरा मुंह तोड़कर खामोश करूंगा। वो पकड़ने आया। पारस उछलकर सोफे पर खड़ा हो गया। फिर बोला, अबे बुलडोज़र, दौड़ तो सकता नहीं, पकड़ेगा कैसे? पाशा ने उस पर छलांग लगाई। वो उछलकर दूर हो गया। बुलडोज़र सोफे पर आकर गिरा तो सोफ़ा टूट फूट कर फर्श के बराबर हो गया। पारस ने कहा, हरगिज़ नहीं। जब सोफे का यह हशर हुआ है तो पूजा का क्या बनेगा? हरगिज़ नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो उठता और गरजते हुए बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो बोला, ये जो हसीना बैठी है इसे ब्लड कैंसर है, इसका खून पी जाओ, अल्लाह भला करेगा। वो उस पर हमला करने के लिए लपका, फिर एकदम से ठिठक गया। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, ये क्या हो रहा है? उसने पलट कर देखा। मरियम दोनों हाथ कमर पर रखे पूछ रही थी, ये तुम कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो? मैं तुम्हारे पीछे इस्तांबुल से जनूबी अमेरिका गई, वहाँ से मौत के जजीरे में तुम्हें पकड़ा, मगर फिर मुझे चक्कर देकर गायब हो गए। तब से नगर नगर घूम रही हूँ, तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। कल पारस ने फ़ोन पर बताया कि तुम दिल्ली में हो और इस कोठी में आने वाले हो। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। पारस ने आफरीन के कान में कहा, यह ऐसा शहजोर है कि दीवार को टक्कर मारी तो वो टूट कर गिर पड़े, मगर बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन गया। पाशा ने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, मरियम, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी भूल, क्या मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी? मरियम ने करीब आते हुए कहा, मैंने छोड़ने के लिए निकाह नहीं पढ़वाया था, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी को इस बुढ़ापे में बेयारो मददगार छोड़ जाते हो। मैं जब छोड़कर जाता हूँ तुम्हारे लिए बेइंतहा दौलत बैंकों में रख देता हूँ। मुझे इस उम्र में दौलत नहीं, शौहर का साथ चाहिए। तुम इतने शहजोर हो, मेरा गला दबाकर मार क्यों नहीं देते? हमेशा के लिए मुझसे पीछा छूट जाएगा, फिर आज़ादी और बेफिक्री से गुनाहगारों की तरह मुंह काला करते रहना। वह समझा कर बोला,
तुम मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो। जब हम बहुत गरीब थे तो तुमने मेरे साथ फाके किए, दुख बीमारियों में मेरा साथ दिया। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी की कस्में खाता है। मैंने दर्जनों हसीनाओं से दोस्ती की, जब उन्हें छोड़कर गया तो कोई मेरे पीछे नहीं आई। तुम 30 बरस से मेरा पीछा कर रही हो, थकती नहीं हो? तुम्हारी मोहब्बत आज भी ताज़ा दम है। मैंने बेशुमार जुराइम किए, बेशुमार कत्ल किए, लेकिन मैं तुम्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मार सकता। मरियम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो उठो। मैंने मेज़ पर खाना लगा दिया, ठंडा हो रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी। बड़ी सी मेज़ पर मुख्तलिफ खानों की डिशें रखी हुई थीं। वह सब उसके अतराफ आकर बैठ गए। पारस ने मरियम से कहा, मम्मी आप भी हमारे साथ खाएं। नहीं बेटे, मैं अपने पाशा को पाकर बहुत खुश हूँ। तुम सबको खिलाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पाशा ने कहा, अच्छा तो तुम पारस हो? यह तुमने और अली ने मेरी बीवी को माँ बनाकर मुझे अजाब में डाल दिया है। मरियम ने पूछा, अच्छा तो मैं अजाब हूँ? भाई मैं तुम्हें नहीं कह रहा, अपने मुकद्दर को कोस रहा हूँ। पाशा, आज मेरे बेटे के सामने फैसला करो, मेरे साथ रहोगे या फिर मुझे धोखा दे जाओगे? वो बोला, तुम्हारे दोनों बेटे पारस और अली समझदार हैं, इन्हें मशवरा देना चाहिए कि तुम आराम से एक जगह रहकर अपना बुढ़ापा गुजारो। मैं एक शर्त पर एक जगह आराम से रहूंगी और कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी एक नहीं, हजारों शर्तें मानने को तैयार हूँ। तो फिर सुनो, पारस यहाँ चंद अहम मामलात में मसरूफ़ है और इन मामलात में से तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम इसके काम आओगे और इसके राज को राज रखोगे और किसी मरहले पर इसे धोखा नहीं दोगे तो मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। पाशा ने कहा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ 2-4 दिन गुजारूंगा। इस बात पर सबने तालियां बजाईं। पाशा ने कहा, मरियम मेरी मोहब्बत को समझो। मैं तुम्हें मुसीबत समझकर तुमसे पीछा नहीं छुड़ाता हूँ, बल्कि तुम्हारे बुढ़ापे को देखकर तुम्हें किसी एक शहर में आराम से रहने का मशवरा देता हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो। फिलहाल मेरी शर्त के बारे में बात करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मौजूदा मुहिम में पारस का साथ दूंगा। इसे किसी मरहले पर धोखा देने के बारे में सोच में नहीं सकता। अच्छी तरह जानता हूँ ये कितना बड़ा शैतान है। मैं लाख छुपना चाहूँगा लेकिन ये मुझे अपनी हिकमत अमली से ढूंढ निकालेगा और तुम्हारे सामने पेश कर देगा। सालन की डिश खाली हुई तो मरियम और सालन लाने के लिए किचन में गई। पाशा ने कहा, देखो पारस, मैं अपना वादा निभाऊंगा मगर शीतारा से पहले तन्हाई में बातें करूंगा। पारस ने कहा, यह शीतारा नहीं है, इसका नाम आफरीन बदर है। ये शीतारा है, मुझे उल्लू ना बनाओ। मैं क्या बनाऊंगा, तुम खुद बन रहे हो। मैंने तुम्हें फांसने और मम्मी के सामने हाजिर करने के लिए चाल चली है। आफरीन ने अचानक मरियम की आवाज़ और लहजे में कहा, पारस की बात का यकीन कर लो, मैं ज़बरदस्त नकाल हूँ। तुम मेरे मुंह से अपनी बीवी की आवाज़ सुन रहे हो? क्या शीतारा ऐसी नकाली करती है? मैं मान गया तुम बेहतरीन नकाल हो, मगर शीतारा और पूजा कहाँ है? पारस ने कहा, पूजा पाकिस्तान वापस चली गई है। शीतारा लापता है, कहीं वह तुमसे मिलेगी भी तो तुम्हें कुछ हासिल न होगा। मेरा मशवरा है उन्हें नज़रअंदाज करो। खाने के बाद पाशा ने पारस को एक तरफ ले जाकर कहा, एक बात साफ कह देता हूँ, तुमने मरियम को माँ तो बना लिया है मगर मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे काम आऊँगा लेकिन शीतारा को उसके फरेब की सजा जरूर दूंगा। जानते हो वो अभी तक इस कोठी में क्यों नहीं आई है? इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ पूरी तैयारियों के साथ आएगी और हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ये उसका मुल्क है, वो बहुत वसी ज़राए की मालिक है। तो फिर तुम यहाँ क्यों? क्या तुम्हें उससे खतरा नहीं है? अभी नहीं है, वो कल रात से पहले यहाँ नहीं आएगी, हम सुबह चले जाएंगे। तुम यहाँ किन मामलात में मसरूफ़ हो? अभी तो मैं फ़ोन पर तुम्हें एक आवाज़ सुनाऊंगा, फिर तुम कुव्वत समाज से सुनोगे कि वो अपनी चार दीवारी में कितने अफराद से मिल रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसकी आवाज़ सुनाओ। अभी सुनोगे, लेकिन तुम्हारे मतलब की एक और अहम और दिलचस्प बात कहना चाहता हूँ। वो अहम और दिलचस्प बात क्या है? पारस ने एक नया शोशा छोड़ा। एक निहायत हसीन व जमील दोशीज़ है। तुम उसके हुस्न व शबाब का अंदाज़ा यूं लगा सकते हो कि उसे पिछले साल मुकाबले हुस्न में मिस एशिया होने का एजाज़ हासिल हुआ है। पाशा की आंखों में लालच और शौक दीद की चमक पैदा हो गई। उसका मुंह यूं खुल गया जैसे दोशीज़ा को चबाने के लिए तैयार हो। पारस ने कहा, मुंह बंद करो, राल टपक जाएगी। उसने मुंह बंद किया, फिर खोलकर कहा, पारस भाई आगे बोलो। क्या बोलूं? वो 2 दिनों से लापता है। उसकी माँ रो रो कर अंधी हो रही है, बाप पागल होने वाला है। वो कैसे लापता हो गई है? मैं उसे तलाश करूंगा। क्या वो अगवा की गई है? हाँ, अगवा की गई है। तुमने दुनिया के नामी गिरामी पहलवान सैंडो आयरन मैन का नाम सुना होगा? नहीं सुना है? होगा कोई पहलवान। तुम हसीना की बात करो। उसी की बात कर रहा हूँ। पहलवान सैंडो आयरन मैन उसे उठा कर ले गया। मैं उस पहलवान की हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे बताओ वह मलका हुस्न को कहाँ ले गया? उसने मलका हुस्न के बाप को फ़ोन पर कहा था कि उसने हसीना को एक जगह कैद रखा है। वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही है। पहलवान से कह रही है कि पहले वो अपना वज़न कम कराए। पारस भाई, मैं देखने में पहाड़ हूँ मगर मेरा वज़न ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हसीना मिलेगी तो कह दूंगा, लेकिन पहले वहां तक पहुंचना होगा। कहाँ तक? कोई पता ठिकाना मालूम तो हो? पहलवान आयरन मैन ने फ़ोन पर उसके बाप से कहा है कि वो वज़न कम करने के लिए सुबह शाम दौड़ लगा रहे। कल शाम तक वज़न कम हो जाएगा तो वो हनीमून मनाने के लिए हसीना को कश्मीर ले जाएगा। वो अपना सीना ठोंक कर बोला, मैं भी कश्मीर जाऊंगा। पारस ने कहा, खुदा का शुक्र है। उसने पूछा, तुम किस लिए शुक्र अदा कर रहे हो? इसलिए कि गाड़ी अब सही पटरी पर चलेगी। तुम गैरतमंद हो, उस हसीना की आबरू लुटने नहीं दोगे, उसे अपने लिए बचा लोगे। बेशक, मैं उस मजलूम हसीना को जालिम समाज के पंजे से छुड़ा लाऊंगा। चलो, हम अभी कश्मीर के लिए रवाना होंगे।
क्या दिमाग जल गया? वो सैंडो आयरन मैन उसे परसों सुबह वहाँ ले जाएगा। हम अभी से जाकर किसे पकड़ेंगे? फिर तुमने मेरा काम करने का वादा मम्मी से किया है। पहले ये काम होगा, फिर कल रात की फ़्लाइट से हम वहाँ जाएंगे। अच्छी बात है, कल तक सीने पर सब्र की सिल रखूंगा। अपना काम बताओ। पारस ने कहा, रॉजर मेट यहाँ आओ और मोबाइल के जरिए इसराइली सफ़ीर से रब्ता करो। रॉजर ने मोबाइल फ़ोन ऑपरेट किया। रब्ता होने पर उसे पारस की तरफ बढ़ाया। उसने फ़ोन लेकर कहा, हेलो, मैं सफ़ीर साहब से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो? मैं सफ़ीर साहब का ज़ाती मुखबर हूँ, एक अहम खबर देना चाहता हूँ। होल्ड करने के लिए कहा गया। फिर एक भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ बोल रहा हूँ। सफ़ीर साहब का कोई ज़ाती मुखबर नहीं है, तुम कौन हो? ये ना पूछो मैं कौन हूँ, मैं ज़रूरी नहीं हूँ। जो खबर सुनाना चाहता हूँ वो ज़रूरी है। इन्हीं लम्हात में पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। फिर सांस रोककर दोबारा सांस लेते हुए कहा, अपनी टेलीपैथी जानने वाली से कहो उसकी अदा पसंद आई। उससे कहो मेरे रास्ते में चाहे जितनी भी दुश्वारियाँ पैदा करे, मैं आपसे 1 घंटे बाद यानी ठीक 12 बजे सफ़ीर की ख्वाबगाह में आऊँगा। मेरे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर होगा। क्या ख्याल ख्वानी की लहरें मेरा रास्ता रोकेंगी? उसने फ़ोन बंद कर दिया। पाशा फ़ोन के स्पीकर से चीफ की बातें सुन चुका था। अब वो एक सोफे पर आराम से बैठकर चीफ और यहूदी सफ़ीर की बातें सुन रहा था। इस वक्त चीफ कह रहा था, वो फ़ोन सिर्फ दहशत ज़दा करने के लिए किया गया है। आपके बंगले के अतराफ सख्त पैर है। आपके बेडरूम के बाहर मुसल्ला गार्ड्स चौकस हैं और वो पागल का बच्चा दावा करता है कि ठीक 12 बजे इस कमरे के अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर पारस ने सुना चीफ कह रहा था, मिस, आप कहती हैं वो पागल का बच्चा नहीं है। जुबान का पक्का है, बेडरूम में ज़रूर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? फिर खामोशी रही। फिर चीफ ने कहा, आप नहीं जानती वो कैसे आएगा, लेकिन दावा है कि वो आएगा। इससे जाहिर होता है कि आप उस शख्स को अच्छी तरह से जानती हैं। पाशा ने पारस को बताया कि वहाँ क्या बातें हो रही हैं और चीफ से कोई ख्याल ख्वानी करने वाली बोल रही है, वह ज़रूर शीतार होगी। पारस ने कहा, हाँ वही है। उसे किसी वक्त भी शुबह हो सकता है कि हम सब उसी की कोठी में काम कर रहे हैं। हम अचानक यहाँ से जाने पर मजबूर हो सकते हैं। पाशा ने कहा, मैंने एक बंगला किराए पर ले रखा है। शीतारा के शहर से आज़ाद होने के बाद वहीं रहता हूँ। तुम सब मेरे साथ वहाँ चलो। होमर और रॉजर मेट अक्स मुंतकिल करने वाले आलात और कैमरे एक कमरे में रखकर 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। पारस ने कहा, पहले हम सबका सामान पाशा के बंगले में मुंतकिल किया जाए। पाशा, मम्मी और आफरीन तीनों अभी चले जाएं। हम 1 बजे तक आ जाएंगे। वो तीनों तमाम सामान लेकर चले गए। बाबा साहब के दायरे के जासूस तकरीबन हर मुल्क में हैं। भारत में ये जासूस कट्टर मुतअस्सब हिंदुओं और यहूदियों पर नजर रखते हैं। जब ये खुफिया इत्तला मिली कि दिल्ली में एक ऐसा यहूदी सफ़ीर आ रहा है जो कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ अहम इकदाम करने वाला है, तो उसकी आमद से पहले एक जासूस ने टीवी लहरों को कैच करने वाला आला सफ़ीर के बेडरूम में रख दिया था। पारस ने रेडीमेड मेकअप के सामान के जरिए अपना हुलिया बदल लिया। ठीक 12 बजे कैमरे के सामने आया। फिर लाइट्स और कैमरा ऑन होते ही सफ़ीर के बेडरूम में पहुंच गया। वहाँ सफ़ीर और चीफ दो आरामदेह कुर्सियों पर आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। सफ़ीर के पीछे एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। उनसे ज़रा दूर एक औरत टेलीफोन के पास बैठी हुई थी। सबसे पहले उसी औरत ने पारस को देखकर चीख मारी। गार्ड ने फौरन गन सीधी कर ली। सफ़ीर और चीफ ने सर घुमाकर उसे देखा, फिर देखते ही उछल कर खड़े हो गए। गार्ड ने ललकार कर कहा, खबरदार, रुक जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। पारस ने कहा, मेरे हाथ उठ गए तो तुम सबका हुलिया बिगड़ जाएगा। चीफ ने परेशान होकर पूछा, तुम बंद कमरे के अंदर कैसे आ गए? सफ़ीर ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, यह हकीकत नहीं है, एक अक्स है। तिलबैब में ऐसे ही अक्स ने बैंक में डाका डाला था। यह एक नई साइंसी तकनीक है। टेलीफोन के पास बैठी हुई औरत ने कहा, हेलो मिस्टर अक्स, मैं एक ख्याल ख्वानी करने वाली इस औरत की ज़ुबान से बोल रही हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? पारस ने कहा, खूब समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आया हूँ। यहूदी सफ़ीर से पूछ रहा हूँ कि मौत उससे कितनी दूर है। क्या हिफाजती तदाबीर और सैकड़ों मुसल्ला सिपाही तुम्हें बचा सकेंगे? नहीं, कोई किसी को मौत से नहीं बचा सकता। और तुम भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम महज एक साया हो, एक अक्स हो। मेरे बेडरूम में अक्सी लहरों को कैच करने वाला आला छुपा कर रखा गया है। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरा कोई आदमी यहाँ कोई चीज़ छुपा कर रख सकता है तो हलाकत खेज बॉम्ब भी यहाँ रखा जा सकता है। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। मैं बहुत दूर बैठे बैठे तुम्हारी मौत की खबर सुन लेता। तुम एक अक्स हो, एक ख्याल हो, नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फिर क्यों आए हो? पहले मौत का ख्याल आता है, फिर मौत आती है। अभी मैं आया हूँ, ठीक 12 घंटे बाद तुम्हारी मौत आएगी। यकीन ना हो तो अपनी टेलीपैथी जानने वाली से पूछ लो। वो बताएगी कि किस तरह मौत ख्याल ख्वानी के रास्ते दिमाग में घुसेगी और तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। शीतारा ने उसी औरत की ज़ुबान से कहा, मैं सफ़ीर साहब के दिमाग को तनवीमी अमल के ज़रिए लॉक कर दूंगी। तुम्हारा कोई सा भी अमल नाकाम रहेगा। मेरे जाते ही तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले बारी बारी आते रहेंगे। वो अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करेंगे, बड़ी खामोशी से तुम्हारे तनवीमी अमल को नाकाम बना देंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में आने दो, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। तुमसे अब कोई ज़रूरी बात नहीं रही। तुम एक सेकंड के लिए भी मेरे पास नहीं आ सकोगी। सफ़ीर ने पूछा, तुम मुझे क्यों हलाक करना चाहते हो? मुझसे क्या दुश्मनी है? तुम्हें कश्मीरी मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारे और तुम्हारे बाप अमेरिका के पास मुसलमानों को कमज़ोर बनाने का एक आजमूदा फार्मूला है। तुम देखते हो कि मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी का बुनियादी महाज बेस कैंप कौन सा है?
फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों का बुनियादी महाज अरब ममालिक थे। तुमने अरब को इराक से और इराक को ईरान से लड़ाकर उन ममालिक को अपने अपने मसलों में उलझा दिया। कश्मीरी मुसलमानों की जंगी आज़ादी का बुनियादी महाज बेस कैंप पाकिस्तान है। तुम दिल्ली में बैठकर पाकिस्तानी सियासतदानों को खरीदने और इस मुल्क में इंतशार और खलफिशार पैदा करने आए हो। ये जो हर 15 या 20 महीनों के बाद पाकिस्तान में हुकूमतें बदल रही हैं, सियासी और इक़्तिसादी बहरान पैदा हो रहा है, वहाँ का ख़जाना खाली हो रहा है, तो इसके पीछे तुम्हारी भारत की और अमेरिका की शैतानी चालें हैं। यहूदी सफ़ीर ने कहा, मिस्टर, हम सिर्फ ऐसे मुसलमानों को खरीदते हैं जो अपना ज़मीर बेचने आते हैं। तुम्हें इस्लामी ममालिक में जाकर उन सियासी रहनुमाओं का मुहासबा करना चाहिए जो इक़्तिदार के लालच में अपने मुल्क और अपनी कौम का सौदा करते रहते हैं। सौदा पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। तुम लोगों ने उनकी ज़मीर फरोशी के लिए दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन में दुकानें सजा रखी हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत का एजेंट आया हुआ है। कल उससे तुम्हारी मीटिंग है जो नहीं होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान फरोश एजेंट जिंदा नहीं रहेगा। और 12 घंटे के अंदर तुम भारत छोड़कर ना गए तो तुम्हारे भी दिमाग के अंदर टेलीपैथी का बॉम्ब ब्लास्ट होगा। सफ़ीर ने कहा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन ये तो सोचो कि मेरी जगह दूसरा सफ़ीर आएगा। हमारे सफारती ताल्लुकात बहरहाल रहेंगे, तुम कितनों को यहाँ से भगाते रहोगे। पारस ने कहा, तुम्हारे दुम दबाकर भागने से आइंदा तुम्हारे हुक्मरान किसी साजिशी सफ़ीर को नहीं भेजेंगे। जो भी यहाँ आएगा वो मुसलमानों के लिए मुतवाज़न रवैया इख्तियार करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो उसे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर वो टेलीफोन के पास बैठी हुई औरत को देखकर बोला, मैं जाने से पहले तुमसे भी 2 बातें कर लूँ। तुम इश्क मोहब्बत के मामले में मेरी वफादार हो। मैंने तुम्हें आज दिल्ली ना आने का मशवरा दिया था, तुमने उस पर अमल किया। अब मेरा काम हो गया, तुम चली आओ। मैं तुम्हारी दिल्ली वाली कोठी में इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहते उसका अक्स गायब हो गया। उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा। सफ़ीर ने कहा, वो जा चुका है। प्लीज़ आप मेरी हुकूमत से रब्ता करके यहाँ के हालात बताएं और सुबह की पहली फ़्लाइट से मुझे जाने दें। चीफ ने टेलीफोन के पास बैठी हुई औरत के करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं टेलीपैथी जानने वाली से मुखातिब हूँ। तुम्हारा दावा है कि तुम हिंदू हो, देशभगत हो। क्या तुम्हारा ये दावा दुरुस्त है? शीतारा ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे हिंदू होने और देशभगत होने पर शुबा है? क्या शुबा नहीं होना चाहिए? तुम हिंदू हो तो उस शख्स से कैसे इश्क कर रही हो जो यहाँ मुसलमानों के लिए लड़ने आया है? दुश्मन से मोहब्बत भी करती हो और देशभक्ति का दावा भी करती हो। वो बोली, मोहब्बत मेरा ज़ाती मामला है, मैं देश के मामले में तुमसे ताउन करने आई हूँ। वाह, इस ताउन का जवाब नहीं। यहाँ उसके खिलाफ हमारे पास आई हो और वहाँ अपनी कोठी में उसे पनाह दी हुई है। मैं सच कहती हूँ, मुझे अभी मालूम है कि वो मेरी कोठी में है। अगर तुम सच्ची हो और हमारे काम आना चाहती हो तो फ़ौरन अपनी कोठी का पता बताओ। वह तजब्जो में पड़ गई। वह चाहती थी कि पारस उसके देश की मुखालफत में नाकाम रहे, मगर उसकी गिरफ्तारी मंजूर नहीं थी। वो बोली, मुझे अफसोस है, मैं किसी पर जाहिर नहीं होती, इसलिए अपना नाम और पता किसी को नहीं बताती। साफ लफ्ज़ों में कह दो, इस देश से ज़्यादा अपने यार को चाहती हो, हमें बेवकूफ़ बना रही हो। अक्सी लहरों को कैच करने का आला तुमने ही रखकर अपने यार को यहाँ बुलाया। वह इस इल्ज़ाम से मुश्तिल हो गई। उसने उसके दिमाग को हल्का सा झटका पहुँचाया। वह चीखें मारता हुआ उलटकर फर्श पर गिरा और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। सफ़ीर उसके पास आकर उस पर झुका, फिर उसे संभालते हुए पूछा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? ज़रा 1 मिनट, मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ। शीतारा ने उस औरत की ज़ुबान से कहा, तुम किसी को नहीं बुलाओगे, ये अभी ठीक हो जाएगा, इसे ज़रा तड़पने दो। ये गैर इंसानी सलूक है, इसे तिब्बी इमदाद पहुँचाने दो। क्या तुम्हें भी दिमागी इज़ाब में मुब्तला कर दूँ? वह चीफ के पास से हटकर खड़ा हो गया, फिर बोला, तुमसे उम्मीद थी कि टेलीपैथी के जरिए मेरी हिफाजत करोगी, लेकिन तुम अपने ही देश के जिम्मेदार अफसर को दिमागी मरीज बना रही हो। मैं तो फिर भी गैर हूँ, कान पकड़ता हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा। शीतारा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, माँ जी मुझे चाय पिलाओ, सर में दर्द हो रहा है। चाय तो पिला दूंगी, पर सर का दर्द नहीं जाएगा, मैं देख रही हूँ। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने लगी है। क्या करूँ माँ जी? पारस ने मेरे देश के जिम्मेदार लोगों की नज़रों में मुझे मशकूक बना दिया। ऐसी क्या बात हो गई? आज सुबह तक तुम दोनों लैला मजनू थे, फिर वो तुम्हारे खिलाफ क्यों हरकतें कर रहे? वो हमारे देश के खिलाफ बहुत कुछ करने आया है। मुझे चाहता है कि मैं उसके रास्ते में रुकावटें पैदा ना करूं, लेकिन मैंने ऐसा किया। अभी उसका रास्ता रोकना चाहा तो उसने सिर्फ 2 बातें कहकर इंटेलिजेंस के चीफ और यहूदी सफ़ीर को यह जता दिया कि मैं एक मुसलमान से इश्क करती हूँ और मैंने उसे अपनी कोठी में पनाह दी हुई है। क्या वो दिल्ली पहुँच गए? हाँ, और वो हमारी कोठी में है। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उसे होटलों में तलाश कर रहे हैं और तू उसकी बातों में आकर मद्रास चली आई। उसे गिरफ्तार करा दे, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। किस दिल से गिरफ्तार कराऊं? मैं तो खुद उसकी हिरासत में हूँ। तो फिर अकल से काम ले, उसके रास्ते में खुद रुकावटें पैदा न कर। क्या अपने देश के खिलाफ उसकी कार्रवाइयों को खामोश तमाशाई बनकर देखती रहूं? बेटी, तू अपने मामूल और ताबेदार इवान रास्का को भूल रही है, तू उससे काम ले। उसके जरिए पारस की राह में रुकावटें पैदा कर, इस सिलसिले में अपना नाम ना आने दे। इस तरह पारस से दोस्ती भी रहेगी और उसकी राह में रुकावटें भी पैदा करती रहेगी। वाह माँ जी, क्या सियासी चाल समझाई है। इंदिरा गांधी के बाद आपको यहाँ की प्रधानमंत्री होना चाहिए था। दाई माँ ने उसे गर्म चाय ला कर दी। वह चाय पीने के दौरान सोचती रही और मंसूबा बनाती रही। फिर प्याली खाली करने के बाद ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके इवान रास्का के पास पहुंच गई।
पारस अपनी पूरी टीम के साथ पाशा के बंगले में आ गया। उसने होमर से कहा, आफरीन की तबीयत फिर किसी वक्त बिगड़ सकती है, इसे जोगी के पास ले चलो। वो आफरीन के साथ कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। होमर ड्राइव करने लगा। आफरीन ने पारस के हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम कई मामलात में मसरूफ़ हो। इतनी मसरूफियात के बावजूद तुम्हें मेरी बीमारी और इलाज की फ़िक्र है। आज तक किसी ने मेरी फ़िक्र नहीं की। यूँ लगता है तुम्हारी वजह से मेरी तमाम बीमारियाँ दूर हो गई हैं। आफरीन, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप को देख रहा हूँ, जिन्हें कश्मीर की जन्नत में गोलियों से छलनी कर दिया गया। तुम्हारे पीछे सैकड़ों इज्जतदार खवातीन को देख रहा हूँ, जिनकी इस्मतें लूट ली गईं। न जाने तुम्हारी जैसी कितनी दोशीज़ों को हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के चक्लों में पहुंचा दिया गया। इन हिंदू बनियों की शामत आ गई है। वो पाशा जो मोटा पहाड़ जैसा कह रहा था कि वो भी कश्मीर जाएगा। पारस ने हंसते हुए कहा, हाँ बेचारा एक बेचारी मलके हुस्न की तलाश में जाएगा और मेरे काम आता रहेगा। वैसे उसकी नीयत अच्छी नहीं है। अपनी बीवी की नज़रें बचाकर मुझे देख रहा था। अगरचे मैं पारसा नहीं हूँ, फिर भी अब ये नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे सिवा कोई मुझे हाथ लगाए। देखो आफरीन, मैं सख्ती से समझाता हूँ, आइंदा ये हरगिज़ न कहना कि तुम पारसा नहीं हो। तुम 14 बरस की उम्र में अगवा की गई थी। तुमने 5 बरस हिंदुस्तान में गुजारे। अब तुम 19 बरस के एक इज्जतदार दोशीज़ा हो। उसने खुश होकर अपना सर उसके शाने पर रख दिया। फिर कहा, बस सिर्फ तुम मुझे इज्जत दो। इसके बाद मैं दुनिया को नहीं जानती, मैं कुछ और नहीं चाहती। उसकी कार जोगी के मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। वह एक छोटी सी बस्ती थी। रात के 2:30 बजे वहां सन्नाटा छा जाना चाहिए था, लेकिन बस्ती वाले जाग रहे थे। तमाम घरों में रोशनी थी और वह तमाम घरों वाले अपनी अपनी छतों पर चढ़कर बैठे हुए थे। जोगी की छत पर भी 2 अफराद 4 औरतों के साथ नजर आए। पारस ने एक कार से निकलकर छत की तरफ सर उठाकर पूछा, ये बस्ती वाले छतों पर क्यों चढ़े हुए हैं? जोगी महाराज कहाँ हैं? छत पर से एक शख्स ने कहा, हम महाराज के चेले हैं। महाराज नाग देवता को पकड़ने गए हैं। दूसरे ने कहा, बाबू साहब गाड़ी के अंदर चले जाएं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें, नहीं तो नाग देवता डस लेंगे। उसने पूछा, क्या तुम्हारे नाग देवता बस्ती में चहलकदमी कर रहे हैं? दूसरी छत से एक ने कहा, यह मजाक नहीं है बाबू, ना जाने वो पटारे से कैसे निकल गए थे और कहाँ गुम गए हैं। आप बीन की आवाज़ सुन रहे हैं ना? महाराज उसे ढूंढ रहे हैं। दूर कहीं से बीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आफरीन ने कार से बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, अंदर चलो, वो नाग तुम्हें डस लेगा। वह मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए बाहर चली आई, ये भूल गई कि तुम्हें भी डस लेगा। अल्लाह करे मुझे ही डस ले। बातें ना बनाओ, अंदर चलो। तुम जाकर बैठो, मैं उस नाग को पकड़ कर लाता हूँ। क्या क्या कह रहे हो? जानते हो नाग कितना जहरीला होता है? मैं नहीं जाने दूंगी। जाने दो, वो काबू में नहीं आएगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? मुझे इलाज नहीं कराना है, वापस चलो। नहीं चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने उसे अपनी तरफ खींचकर कमर में हाथ डाला। फिर कहा, तुम्हें सांप डस ले तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो आए हैं। वो उसके साथ बीन की आवाज़ की सिमत जाना चाहता था। 2 कदम चलकर रुक गया। दूर से जोगी आता दिखाई दिया। वह बीन बजाता हुआ उल्टे कदमों चलता हुआ अपने मकान की तरफ आ रहा था और नाग बीन के सामने लहराता बल खाता ज़मीन पर रेंगता हुआ चला रहा था। छत पर बैठी हुई औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े नाग को देखकर दोनों हाथ जोड़ रहे थे और सर झुका रहे थे, क्योंकि उनके धर्म में नाग और सांप को देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वह नाग जमीन पर रेंगते रेंगते रुक गया। अपना फन उठाकर यूं देखने लगा जैसे फिजा में दूसरे सांप की बू सूंघ रहा हो। जोगी झूम झूम कर बीन बजा रहा था और बीन को हरकतें देकर उसे अपने साथ मकान के अंदर चलने का इशारा कर रहा था, मगर नाग जहां रुक गया था वहां से आगे नहीं बढ़ रहा था। जोगी ने बीन रोक दी। सांप के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे शंकर भगवान के गले की माला, हे नाग देवता, तेरे सेवक से भूल हो गई तो क्षमा कर दे। घर चल, तुझे कटोरा भर के दूध पिलाऊंगा। सांप ने अपना फन घुमाकर उधर देखा जिधर पारस खड़ा हुआ था। फिर वो अपना फन जमीन पर रखकर रेंगने लगा, पारस की तरफ जाने लगा। जोगी ने हाथ उठाकर कहा, बाबू साहब सामने से हट जाओ, दूर चले जाओ, आज नाग देवता क्रोध में है।